ग्वाक। ओवन के हमले से बचने में नाकाम रहने के बाद विलियम दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौटने लगा। क्या दर्द हो रहा है? ओवन ने अपने हाथ में लकड़ी की छड़ी घुमाते हुए पूछा। दुर्भाग्यवश मेरा आपके किसी भी घाव को ठीक करने का कोई इरादा नहीं है। विलियम ने दांत पीसते हुए खुद को जमीन से उठाया। फिर उसने कुछ मीटर दूर पड़ी अपनी लकड़ी की छड़ी उठाए और उस बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा जिसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। लाल बालों वाले लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था कि ओवन जैसा बूढ़ा व्यक्ति आमने सामने की लड़ाई में माहिर हो सकता है। उसने सोचा था कि लाइफ मैगस तो सिर्फ एक सहायक पात्र है और उसने ओवन को बहुत कम आंका था। क्या हुआ? ओवन ने जम्हाई रोकते हुए पूछा। बस इतना ही। विलियम दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। उसने थंडर के शिष्य की स्वर्गीय प्रेतवाद नामक गति तकनीक का उपयोग करते हुए ओवन के पीछे जाकर अपने द्वारा सीखी गई बिजली देवता युद्ध कला का प्रयोग किया। दिखावटी तो है पर कोई सार नहीं। ओवन ने लापरवाही से बैकहैंड शॉट मारा जिससे विलियम पीछे की ओर उड़ गया। नए पेशे सीखना बेशक अच्छा लगता है, लेकिन बिना किसी ठोस बुनियाद के यह मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक हुनर मात्र है। विलियम लड़खड़ाते पैरों से खड़ा हुआ और उसने खून थूककर जमीन पर गिरा दिया। उसने अपनी सारी ताकत अपने पैर में लगाई और एक बार फिर आगे बढ़ा। जब वह ओवन से कुछ ही मीटर दूर था तो वह तुरंत रुक गया और बूढ़े आदमी की पीठ के पीछे देखने लगा। नमस्कार श्रीमती सारा, विलियम ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। अपनी पत्नी का नाम सुनकर ओवन पीछे मुड़कर देखने लगा। विलियम ने इस मौके का फायदा उठाकर उस बूढ़े पर छुपकर हमला कर दिया, लेकिन उसे ओवन की लकड़ी की लाठी का जोरदार वार झेलना पड़ा जो उसके सिर पर पड़ा और वह मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। बढ़िया कोशिश, ओवन मुस्कुराया, लेकिन तुम्हें पता है ये सिर्फ बेवकूफों पर ही असर करता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? विलियम दर्द से कराहते हुए नम आंखों से अपना सिर पकड़े बैठा था। ओवन मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, तभी उसने पाइप जलाकर पीना शुरू कर दिया। उसने बड़े ही बेफिक्री से ऐसा किया जिससे विलियम का दर्द और भी बढ़ गया। देखो नन्हे विल, समूह युद्धों के दौरान सबसे पहले निशाना आमतौर पर सहायक वर्ग के लोग बनते हैं, ओवन ने समझाया। ज्यादातर मामलों में वे ऐसा करने में सफल भी हो जाते हैं क्योंकि ये लोग अपनी रक्षा करने में कुशल नहीं होते। वे अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ओवन ने अपनी पाइप से कुछ और कश लिए और फिर अपनी बात जारी रखी। लड़ाई में सबसे पहले आपको अपने दल के सहायकों को वश में करना होता है। जब तक वे आपके साथ हैं उनके समूह को हराना आपके लिए मुश्किल होगा। कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन राक्षस नहीं बल्कि इंसान होते हैं। इंसानों से लड़ते समय दया नहीं दिखानी चाहिए। ओवन ने अपनी व्याख्या समाप्त की और पाइप को वापस अपने भंडारण कक्ष में रख दिया। मामूली घावों का इलाज करो, ओवन ने मंत्रोच्चार किया और प्रकाश की एक किरण ने विलियम को घेर लिया। उसका दर्द गायब हो गया और शरीर पर लगे घाव और चोटें भी ठीक हो गईं। बस एक ही समस्या थी, उसके कपड़े। ओवन के जोरदार वारों के कारण वे अभी भी फटे पुराने थे। अब क्या आप समझते हैं कि कुछ कौशलों को गहराई से समझे बिना केवल सीखना एक तरह का मस्खरापन है? यदि आप एक मनोरंजनकर्ता बनना चाहते हैं तो आप जैसे हैं वैसे ही रहना ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझसे तुम्हारी मदद करने की गुहार लगाई थी। मैं नहीं चाहता कि वो शिकायत करे और मुझसे कहे कि मैं तुम्हें बुनियादी बातें सिखाने में लापरवाही कर रहा हूं। लो, इसे पहन लो। ओवन ने लापरवाही से विलियम की ओर 2 कंगन फेंक दिए। उस छोटे लड़के ने दोनों कंगन पकड़े और अपनी बारीकी से जांच करने की क्षमता का उपयोग करते हुए उन्हें और अच्छे से देखा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उच्च श्रेणी के प्रशिक्षण कंगन। लोहार बारबातोस द्वारा गढ़ा गया ये कंगन प्रशिक्षण के उद्देश्य से बनाया गया था। यह एक सिसरी सुनहरे शल्क वाले मगरमच्छ के शल्कों से बनी है। एक बार पहनने के बाद ब्रेसलेट का वजन 40 किलोग्राम 88 पाउंड बढ़ जाएगा। यदि उपयोगकर्ता इसके वजन का अभ्यस्त हो जाता है तो इसका वजन 10 के गुणकों में और बढ़ जाएगा। वजन बढ़ने की अधिकतम सीमा 200 किलोग्राम 440 पाउंड है। इस ब्रेसलेट में एक अतिरिक्त विशेष कार्यक्षमता भी है। यदि उपयोगकर्ता सुरक्षा सक्रिय करें शब्द का जाप करे तो ब्रेसलेट बाजू के कवच में बदल जाएगा। यदि उपयोगकर्ता इस विशेष कार्यक्षमता को निष्क्रिय करना चाहता है तो उसे केवल निष्क्रिय करें कहना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह मुझे ड्रैगनबोन ज़ेड की याद दिलाता है, विलियम ने दोनों कंगन अपनी कलाई पर पहनते हुए सोचा। तुरंत ही ब्रेसलेट का प्रभाव सक्रिय हो गया और विलियम की वर्तमान शारीरिक शक्ति के स्तर के अनुसार इसका वजन बढ़ गया। विलियम की शारीरिक शक्ति के आधार पर ब्रेसलेट ने उनके वजन को समायोजित किया और 50 किलोग्राम पर रुक गया। लड़के को तुरंत इसका असर महसूस हुआ और उसने अपने हाथों को ऊपर नीचे करने की कोशिश की। हालांकि वह उन्हें हिला पा रहा था, लेकिन बिना ब्रेसलेट पहनने की तुलना में यह उतना आसान नहीं था। फिर विलियम ने एक चौंकाने वाली खोज की।
उसे न केवल अपनी बाहें भारी लग रही थी, बल्कि उसके पैर भी भारी लग रहे थे। उनके अनुमान के अनुसार उनकी समग्र गतिशीलता 60% तक कम हो गई थी। यह ऐसा था मानो उनके हाथों और एड़ियों से स्थायी रूप से एक डंबल बंधा हुआ हो। अभी हम लड़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, ओवन ने कहा। हम तुम्हारी नींव मजबूत करने पर ध्यान देंगे। पहले तुम्हारी सहनशक्ति से शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनो, नन हे विल। एक पुरुष के लिए अपनी सहनशक्ति बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त सहनशक्ति नहीं है तो तुम अपनी प्रेमिका को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। मेरा यकीन मानिए, इस उम्र में भी मैं बिना किसी परेशानी के 8 बार संभोग कर सकता हूं। ओवन की बेशर्म शेखी सुनकर विलियम के होठों के कोने फड़क उठे। उसे किसी तरह ओवन की पत्नी सारा पर तरस आया कि उसे ऐसा लंपट बूढ़ा आदमी पति के रूप में मिला है। अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाने का सबसे आसान तरीका दौड़ना और तैरना है। हम मेरे मूड के हिसाब से बारी बारी से दोनों करेंगे। अभी के लिए लूंट नदी के चारों ओर 10 चक्कर लगाएं। आप अभी से शुरू कर सकते हैं। विलियम ने दौड़ना शुरू करने से पहले कुछ गहरी सांसें ली। 1 मिनट बाद उसकी दौड़ने की गति अचानक धीमी हो गई और वह हल्की जॉगिंग में बदल गई। 1 और मिनट बीतने के बाद उसने जॉगिंग करना बंद कर दिया और तेज चलने लगा। 2 मिनट बाद वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था और जोर जोर से हौंफ रहा था। मुझे सहन करना होगा, विलियम ने धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए सोचा। अगली बार जब मैं उस किंग्सले लड़के को देखूंगा तो उसे मक्खी की तरह मार गिराऊंगा। विलियम उन लोगों से बदला लेने की भावना रखता था जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। हालांकि उसने उस घमंडी जादूगर की हरकतों के बारे में कुछ नहीं कहा, फिर भी वह उसे सबक सिखाने के लिए बेताब था। बस तुम इंतजार करो, विलियम ने मुट्ठी भींच ली। जब मैं 7 साल बाद रेबेका से मिलने जाऊंगा तो मैं उसका 10 गुना एहसान चुकाना सुनिश्चित करूंगा। जेम्स और मोड्रेड ने लूंट के ऊपर स्थित पहाड़ी से विलियम को देखा। वे लड़के के अटूट साहस को महसूस कर सकते थे, जिससे उन्हें बहुत खुशी हुई। विंडकीपगढ़ की लड़ाई से लौटने के 1 सप्ताह बाद जेम्स ने ही बारबातों से कंगन बनाने का अनुरोध किया था। उन्हें पहले से ही आभास था कि एक दिन विलियम उनसे अपने प्रशिक्षण में मदद मांगेगा। जब विलियम दोस्ताना द्वंद्व में किंग्सले के लड़के से हार गया तो जेम्स समझ गए कि वह समय निकट आ गया है। विलियम ने बताया था कि वह 5 साल तक जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और जेम्स को लगा कि अपने पोते को जादू की नींव मजबूत करने में मदद करने का यह सही मौका है। पहले उसने ऐसा करने पर जोर नहीं दिया था क्योंकि विलियम को सेलिन द्वारा काले जादू का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। विलियम, तुम इतने धीमे क्यों चल रहे हो? एक 8 साल की लड़की हौंफते हौंफते विलियम के बगल में उत्सुकता भरी निगाहों से चलते हुए बोली। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? नहीं, मैं ठीक हूं, विलियम ने हाँफते हुए जवाब दिया। विलियम के धीरे धीरे चलने से बच्चे इतने खुश हुए कि उन्हें लगा कि वह कोई खेल खेल रहा है। जल्द ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों का एक समूह बहुत धीमी गति से विलियम के बगल में चलने लगा। विलियम उन बच्चों को देखकर असहाय होकर मुस्कुरा ही सका, जो उसे पृथ्वी पर छोड़े गए अपने छोटे भाई बहनों की याद दिला रहे थे। पता नहीं वे कैसी होंगी, विलियम ने सोचा। बैले, क्या वह अब भी मेरे बारे में सोचती है? विलियम ने इन विचारों को मन से हटाते हुए एक गहरी सांस ली। उसे अपना पूरा ध्यान अपने प्रशिक्षण पर केंद्रित करना था। और फिर वह लड़का चलता रहा, जबकि लूंट के बच्चे उसके बगल में हंसते रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लगता है वो ठीक है, मालकिन, ओलिवर ने अपनी जगह से कहा। विलियम उतना कमजोर नहीं है जितना आप सोचती हैं। बिल्कुल, वह कमजोर नहीं है, सेलिन ने जवाब दिया। समय समय पर उस पर नजर रखना। जैसी आपकी इच्छा, स्वामिनी। ओलिवर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वे दोनों जानते थे कि अपनी जादुई शक्ति के बिना विलियम को अपने जीवन के अगले 5 वर्षों में आने वाले खतरों से पार पाने के लिए अपनी शारीरिक क्षमताओं पर निर्भर रहना होगा। इसीलिए सेलिन चाहती थी कि ओलिवर विलियम की विष, श्राप और काले जादू के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। हालांकि दक्षिणी महाद्वीप में काले जादू पर प्रतिबंध था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि काले जादूगर भूमिगत छिप गए थे। कई लोग अब भी आम लोगों के बीच घूमते थे और सूक्ष्म तरीकों से अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। वह आशा करती थी कि उसका इकलौता शिष्य शक्तिशाली बनेगा, न केवल उसके लिए बल्कि अपने लिए भी। चैप्टर 92, 232, 233, थियो ने गिनते हुए कहा। 234। विलियम ने एक और पुशअप पूरा करते हुए दांत पीस लिए। थियो उसकी पीठ पर बैठा था और सूरज धीरे धीरे पूरब से निकल रहा था। विलियम को ओवन के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण शुरू किए 2 महीने हो चुके थे और उसके शरीर में वांछित बदलाव दिखने लगे थे। लाल बालों वाले लड़के ने सुबह का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने से पहले कुछ क्षणों के लिए उगते सूरज को देखा। 250। थियो मुस्कुराया। सुबह का कोटा पूरा हो गया। शाबाश, विल। थियो, क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या तुम हाल ही में थोड़े मोटे हो गए हो? विलियम ने अपने दोस्त के पीठ से उतरते ही पूछा।
बस तुम ही हो, थियो ने अपनी बाहें और कमर फैलाते हुए जवाब दिया। अब जाओ, ओवन को इंतजार मत करवाओ। विलियम ने अपने दोस्त को अलविदा कहते हुए बेबसी से अपना सिर हिलाया। माँ, चलो चलते हैं। मी विलियम से कुछ ही दूरी पर लेटी हुई एला उठी और उसके बगल में दौड़ने लगी। दोनों दौड़ते हुए उस ओरोब्रो नदी की ओर बढ़े जो लोंट के मुख्य द्वार की रक्षा कर रही थी। फिलहाल विलियम की कलाई पर लगे ब्रेसेस का वजन 70 किलोग्राम 154 पाउंड था, लेकिन इससे उसे अपनी मंजिल तक पूरी रफ्तार से दौड़ने से कोई नहीं रोक पाया। पिछले 2 महीनों में ओवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, जिसमें कुछ सांस लेने के व्यायाम भी शामिल थे, जिनसे उसे अपनी ताकत बनाए रखने में मदद मिली। जब वह ओरोब्रो नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ओवन विलियम का इंतजार करते हुए कॉफी पी रहा था। क्या तुम्हारा रूटीन पूरा हो गया? ओवन ने पूछा। हाँ, विलियम ने उसके सामने बैठते हुए उत्तर दिया। फिर उस छोटे लड़के ने अपनी प्लेट में कुछ सॉसेज और अंडे रखे और नाश्ता करने लगा। ओवन पूरब की ओर देखते हुए अपनी कॉफी पीता रहा। अभी तो सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन तुम अपनी कलाई पर लगे ट्रेनिंग ब्रेसेस के आदी हो गए हो। विलियम ने ओवन की बातें सुनी और अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस किया। यह आसान नहीं था। हर दिन उसे ऐसा लगता था मानो वह अपने कंधों पर एक बड़ा सा बैल ढो रहा हो। ओवन ने उसकी प्रगति देखी थी और उसके प्रदर्शन से काफी संतुष्ट था। चूंकि तुमने एक योद्धा बनने की बुनियादी योग्यताएं पूरी कर ली हैं, अब समय आ गया है कि तुम अपने प्रशिक्षण को अगले स्तर पर ले जाओ, ओवन ने खाली कॉफी का कप मेज पर रखते हुए कहा। नाश्ता खत्म करने के बाद शांत जंगल के केंद्र में जाओ। तुम्हारा अगला प्रशिक्षक वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा है। विलियम ने सिर उठाकर ओवन की ओर देखा। मुझे ट्रेनिंग देने वाले आप नहीं हैं। ओवन मुस्कुराया। तुम्हारे जैसे नखरेबाज को ट्रेनिंग देने के लिए मेरे पास ज्यादा खाली समय नहीं है। तुम्हारे दादाजी ने मुझसे सिर्फ तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ाने और आने वाली ट्रेनिंग के लिए तुम्हारे शरीर को तैयार करने में मदद करने के लिए कहा था। विलियम ने भौहें चढ़ाई, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। मेरा नया प्रशिक्षक कौन होगा? कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझसे भी ज्यादा सख्त है, ओवन ने जवाब दिया। वो कम बोलने वाला आदमी है, लेकिन उसका कौशल वाकई कमाल का है। विलियम, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वो संयम का मतलब नहीं जानता। विलियम ने सिर हिलाया। हर चीज के लिए धन्यवाद ओवन। आप मजबूत बनकर मुझे धन्यवाद दे सकते हैं, ओवन मुस्कुराया। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अब नई पीढ़ी के लिए आगे बढ़कर हमारी जिम्मेदारियों को संभालने का समय आ गया है। किस तरह के बोझ? विलियम ने जिज्ञासा से पूछा। सुंदर युवतियों को संतुष्ट करने का बोझ तो है ही। ओवन ने विलियम को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। तुम्हें क्या लगा कि मैंने तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए तुम्हें प्रशिक्षित किया है? अगर तुम उन जल्दी जल्दी वीर्य निकालने वालों में से हो जो 5 सेकंड भी नहीं रोक पाते, तो ये शर्मनाक होगा। विलियम ने दूध थूक दिया और खांसने लगा। लाल बालों वाला लड़का पूरी तरह भूल गया था कि ओवन अपनी प्रेम प्रसंग की कुशलता के बारे में डींगे हाँकने का शौकीन था। उसे यह सोचकर बहुत बुरा लगा कि बूढ़े ने उसे सिर्फ इसलिए प्रशिक्षित किया था ताकि वह जल्दीबाजी में वीर्यपात न कर दे। यह तो बस एक मजाक था, ओवन हंसते हुए बोला। लेकिन तुम्हारे अगले प्रशिक्षक के बारे में मैं मजाक नहीं कर रहा था। सावधान रहना विलियम, अगर तुमने अपने आसपास ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। विलियम ने अपनी कुर्सी से उठने से पहले रुमाल से अपना मुंह पोंछा। मैं जा रहा हूं। एक बार फिर हर चीज के लिए धन्यवाद। विलियम ने 2 महीने तक उसे प्रशिक्षित करने वाले लाइफ मैगस के प्रति सम्मान दिखाने के लिए सिर झुकाया। हालांकि यह अवधि छोटी थी, ओवन ने कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से अपने शरीर को मजबूत बनाने में अच्छा काम किया। जाओ, ओवन ने हाथ से इशारा करते हुए उसे जाने का संकेत दिया। उसे इंतजार मत कराओ। और हाँ एला, यहीं रहो। तुम्हें विलियम के साथ जाने की अनुमति नहीं है। तुम्हें भी अपना प्रशिक्षण शुरू कर देना चाहिए। क्या तुम विलियम की रक्षा नहीं करना चाहते? अच्छा। ओवन खड़ा हो गया। मेरे पीछे आओ। एला ने विलियम को प्यार से सहलाया और विलियम ने भी उसे थोड़ी देर के लिए गले लगाया, फिर दोनों अलग हो गए। उन दोनों को आपस में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। दोनों ही मजबूत बनना चाहते थे और यह इसके लिए एकदम सही मौका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लोंट के दक्षिण में 2 मील दूर साइलेंट फॉरेस्ट स्थित था। नाम से ही स्पष्ट है कि यह जंगल बेहद शांत था। इस जंगल में पक्षियों, जानवरों या कीड़ों की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। यह एक ऐसा जंगल था जहां पेड़ पौधों के अलावा कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। विलियम पहले भी एक बार यहां आ चुका था जब जेम्स उसे विशेष जड़ी बूटियों की तलाश में लाया था। हालांकि इस जंगल में कोई जीवित जानवर या कीड़े मकोड़े नहीं थे, फिर भी यह वनस्पतियों से समृद्ध था और जंगली में उगने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज के लिए एक अच्छी जगह थी। ओवन ने उसे बताया था कि उसका प्रशिक्षक जंगल के केंद्र में उसका इंतजार कर रहा है,
इसलिए विलियम ने सोचा कि उसे बस उस खुले मैदान की ओर जाना होगा जिसे लोंड के स्थानीय लोग होया कहते हैं। रास्ते भर विलियम को सिर्फ अपने कदमों की आहट सुनाई दी। किसी कारणवश इससे वह बेचैन हो गया। फिर ऐसा हुआ, हवा की सीटी की हल्की सी आवाज विलियम के कानों में गूंज रही थी। कुछ ही क्षणों बाद उसे अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। वह लड़खड़ाकर आगे गिरा और लगभग जमीन पर गिर ही गया था कि तभी एक और सीटी की आवाज उसके कानों में पड़ी। विलियम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन सहज प्रतिक्रिया से उसका शरीर एक तरफ हट गया। उसी क्षण उसने देखा कि एक तीर उसके बाएं कंधे से कुछ ही इंच की दूरी से गुजरा। तीर पेड़ के तने से टकराकर उससे कुछ मीटर दूर जा गिरा। एक सरसरी नजर डालते ही विलियम ने पहचान लिया कि यह एक कुंद तीर है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर खरगोश और गिलहरी जैसे छोटे जानवरों के शिकार के लिए किया जाता है। इससे पहले कि विलियम समझ पाता कि क्या हो रहा है, जंगल में सीटी की और भी आवाजें गूंज उठी। लाल बालों वाला लड़का तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया क्योंकि कई कुंद तीर उसकी छाल से टकराकर बेअसर होकर वापस उछल गए। तुम कौन हो? विलियम दहाड़ा। तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरे नए प्रशिक्षक हो? विलियम ने जवाब सुनने के लिए कान खड़े किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बजाय उसने एक और सीटी सुनी, लेकिन इस बार यह अलग तरह की थी। चरवाहे ने अपने छिपने की जगह से हिलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि जब तक वह वहीं रहेगा, वह सुरक्षित रहेगा। इसके बाद जो हुआ उससे वह गलत साबित हो गया। विलियम ने जिस पेड़ को ढाल की तरह इस्तेमाल किया था, वह उसकी आंखों के सामने फट गया और एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। एक तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुई और उसने उस छोटे लड़के को बिना कुछ समझे ही दूसरे पेड़ से टकरा दिया। विलियम को अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे भागने के लिए उकसा रही थी। उसने तुरंत अपनी गति तकनीक हेवनली फैंटम को सक्रिय किया, जिसे उसने थंडर के शिष्य से सीखा था। चरवाहे ने जंगल से भागने की योजना बनाई ताकि वह उस व्यक्ति से बच सके जो उस पर हमला कर रहा था। हालांकि अंधेरे में छिपा हमलावर ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। कई धमाकों ने विलियम को लगभग 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिससे वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। कोई और विकल्प न होने पर विलियम ने दिशा बदल दी और जंगल के केंद्र की ओर भागा, जहां उसका प्रशिक्षक उसका इंतजार कर रहा होगा। उस दिन जंगल का सन्नाटा टूट गया जब विलियम अपनी जान बचाने के लिए भागा। जब भी उसे किसी भी तरह की आवाज सुनाई देती, चाहे वह सीटी हो या हल्की फुफकार, वो तुरंत पेड़ों के बीच से टेढ़े मेढ़े रास्ते से भागने लगता ताकि उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल कर सके। जैसे जैसे विलियम अपने गंतव्य के करीब पहुंचता गया, उसका भय और भी तीव्र होता गया। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी भी साहस की परीक्षा के भीतर है और साइक्लोप्स से अकेले ही लड़ रहा है। बस इस बार बिना अपनी शक्तियों के। उस छोटे लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका प्रतिद्वंदी एक इंसान है, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी ऐसे विशालकाय राक्षस से लड़ रहा हो जो लंबी दूरी के हमलों में माहिर हो। आमतौर पर जंगल के केंद्र तक पैदल पहुंचने में केवल 2 घंटे लगते थे, लेकिन कई घंटे बीत चुके थे और विलियम अभी तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा था। बल्कि लगातार हमलों के कारण उसे बार बार भागना पड़ रहा था, जिससे वह दिशा का ज्ञान खो बैठा था। ये जाने बिना कि कौन सी दिशा कौन सी है, विलियम को अपने अज्ञात हमलावर के खिलाफ एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस लड़ाई में चरवाहा हार गया। अपनी वर्तमान परिस्थिति के कारण उसे अपनी शारीरिक क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने के लिए विवश होना पड़ा। वह दौड़ा, कूदा, चकमा दिया, लुढ़का, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि उन तीरों से खुद को बचा सके जो मानो स्वयं जीवित प्रतीत होते थे। अंततः पश्चिम में सूर्य अस्त होते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। विलियम बहुत थका हुआ और भूखा था। उसके पेट की गुड़गुड़ाहट की आवाज जंगल में गूंज रही थी। उसे कुछ खाने के लिए रुकने का समय नहीं मिला। वह बस इतना ही कर पाया कि अपनी अंगूठी में रखी पानी की बोतल से थोड़ा पानी पी लिया। खुद को चोट लगने से बचाने के लिए विलियम ने अपना सारा ध्यान अपनी सुनने की क्षमता पर केंद्रित कर लिया था और विभिन्न दिशाओं से आने वाले निर्दयी हमलों से बचने के अलावा उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, वह हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गया था। उसने खुद को जमीन से उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। तभी विलियम को हवा की सीटी की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और फिर अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। चैप्टर 93। जब विलियम ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को उसी जगह पर पाया जहां वह बेहोश हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके चेहरे से 1 मीटर की दूरी पर चमड़े का एक बोरा पड़ा था। दर्द से कराहते हुए उस छोटे लड़के ने बड़ी सावधानी से अपने शरीर को हिलाया और बैठने की कोशिश की। जब उसने चमड़े का थैला खोला तो उसे उसमें पानी की बोतल, बीफ जर्की और एक छोटी बोतल में स्वास्थ्यवर्धक दवा मिली। विलियम ने बड़ी तेजी से बीफ जर्की चट कर ली। वह भूखा था और उसने जर्की को ऐसे खाया मानो वह दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज हो।
खाना खत्म करने के बाद उसने फ्लास्क का आधा पानी पी लिया। उस छोटे लड़के ने अपने शरीर के दर्द को कम करने के लिए औषधि पीने से पहले कुछ मिनटों के लिए खुद को आराम करने दिया। मुझे रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए, विलियम ने अपने आसपास का जायजा लेते हुए सोचा। आराम करने के लिए जगह ढूंढना मुश्किल नहीं था, लेकिन लड़के को डर था कि उसका अज्ञात दुश्मन रात में उस पर हमला कर देगा। लाल बालों वाला लड़का इस संभावना से कांप उठा। विलियम मूर्ख नहीं था। चमड़े का बोरा देखते ही वह समझ गया कि उस पर हमला करने वाला ही उसके प्रशिक्षण के अगले चरण का जिम्मेदार है। अगर मैं 2 महीने पहले वाला होता तो शायद 10 मिनट भी नहीं टिक पाता, विलियम ने रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश करते हुए मन ही मन सोचा। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि थका देने वाली लड़ाई में सहनशक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। ओवन का प्रशिक्षण मेरी सहनशक्ति बढ़ाने के लिए था, विलियम ने सोचा। तो फिर इस प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? विलियम ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही कारण आया कि उसे खतरनाक स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के लिए अपनी इंद्रियों को तेज करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। विलियम जहां लेटा था वहां से केवल 10 कदम ही चला था कि किसी चीज ने उसके सिर पर प्रहार किया और वह एक बार फिर बेहोश हो गया। रेंजर के कपड़े पहने एक आदमी अंधेरे से बाहर निकला और विलियम द्वारा गिराए गए चमड़े के बोरे को उठा लिया। उसने बेहोश लड़के को तिरछी नजर से देखा और फिर उदासीन भाव से चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ध तेरे की, विलियम ने मन ही मन गाली दी। जंगल में प्रवेश किए हुए उसे 2 दिन हो चुके थे और उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बदतर हो गई थी। जागने के बाद उसने अभी अभी पानी पिया ही था कि शांत जंगल की खामोशी में एक धीमी सी फुफकार सुनाई दी। कई तीर अलग अलग दिशाओं से आए और सभी तीर उसी की ओर निशाना साध रहे थे। विलियम ने अपनी गति बढ़ाई और बाएं, दाएं और बीच में हटकर तीरों से बचने की कोशिश की, लेकिन तीर उसका पीछा करते रहे। इस बार तीर सचमुच मिसाइलों की तरह उसका पीछा कर रहे थे। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वे बार बार वापस आते ही रहते थे। ध तेरे की, विलियम ने अनगिनत बार अपशब्द कहे और तीरों को रोकने के लिए अपनी छड़ी बुलाई। उसकी बचाव क्षमता सक्रिय हो गई और उसने कुछ तीरों को मोड़ दिया, लेकिन हर बार ऐसा करने पर वह पीछे की ओर धकेल दिया गया। तीर आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थे और किसी कठोर धातु से बने प्रतीत होते थे। यदि उसने अपनी लाठी को कसकर न पकड़ा होता तो वह शायद अब तक उसके हाथ से छूट चुकी होती। फिर दिन भर चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा और सूरज पूरी तरह से निकलने पर ही कुछ राहत मिली। विलियम खाने पीने की कमी के कारण थकान से लगभग बेहोश हो गया था। ऐसा लग रहा था कि बिल्ली ने चूहे को इसलिए छोड़ दिया था ताकि उसे कुछ खाने पीने को मिल जाए। विलियम ने दांत पीसते हुए पेड़ पर चढ़कर उसकी शाखाओं से कुछ फल तोड़ने शुरू किए। अगर दूसरे गुरुजी मुझे अभी देख लें तो शायद वे मुझे बंदर कहने लगे, विलियम ने दोपहर के भोजन के लिए कुछ फल उठाते हुए सोचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेलिन के घर में कहीं ओलिवर अपनी चौकी पर बैठा हुआ था, तभी उसे छींक आ गई। वो नन्हा विलियम जरूर मेरे बारे में सोच रहा होगा, ओलिवर बुदबुदाया। काश वो अभी तकलीफ झेल रहा हो। पैरे मनकी ने अपनी आंखें बंद की और फिर से सो गया। ओवन ने सेलिन को पहले ही बता दिया था कि विलियम साइलेंट फॉरेस्ट में गहन जीवन रक्षा प्रशिक्षण ले रहा है। ओलिवर भी इसमें शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन सेलिन ने उसे मना कर दिया। वह अनिच्छा से ही अपनी मालकिन के आदेश का पालन कर सका और प्रार्थना करता रहा कि विलियम की पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1 महीना बीत गया और सिर से पैर तक धूल से सना हुआ एक बदहाल जंगली लड़का उस शिकारी से बचने के लिए पेड़ों की शाखाओं पर कूदता फांदता रहा, जो इतने समय से उसे परेशान कर रहा था। लगातार उत्पीड़न के अलावा विलियम अपने कानों में लगातार बजने वाली आवाजों से भी परेशान था। ये आवाजें अक्सर उसे तब सताती थी जब हमलावर द्वारा हमला बंद करने के बाद सन्नाटा छा जाता था। पहले उसे लगता था कि ओवन की ट्रेनिंग बहुत कठिन थी, लेकिन अब जो वह झेल रहा था उसके सामने वह कुछ भी नहीं था। दिन में 2 बार खाना खाने और रात को जबरदस्ती बेहोश किए जाने के अलावा उसका पूरा दिन उसे तंग करने वाले किसी भी व्यक्ति से बचने की कोशिश में ही बीतता था। कई बार ऐसा हुआ कि वह तंग आ गया और भागने के बजाय तीरों की दिशा में दौड़ पड़ा। हालांकि हर बार ऐसा करने पर भी वह अपने हमलावर को ढूंढ नहीं पाया। कई बार तो उसका मन करता था कि सब कुछ छोड़ दे और खुद को तीरों से घायल होने दे, लेकिन उससे भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उन तीरों पर एक बहुत ही शक्तिशाली पदार्थ लगा होता था जिससे असहनीय दर्द होता था। दर्द इतना तेज होता था कि उसे लगता था जैसे वह मर जाएगा। एक बार इसका अनुभव करने के बाद विलियम ने खुद को एक बार भी चोट लगने नहीं दी और केवल भागने पर ध्यान केंद्रित किया। एक और सीटी की आवाज उसके कानों तक पहुंची, लेकिन इस बार विलियम घबराया नहीं। वह एक तरफ हट गया और तीर को अपने सामने से बिना किसी नुकसान के गुजरने दिया। उसकी ओर और भी तीर आए, लेकिन विलियम ने शांति से उन सभी का सामना किया।
जिन्हें वह चकमा दे सकता था उसने चकमा दिया, जिन्हें वह चकमा नहीं दे सकता था उसे उसने अपनी लकड़ी की लाठी से मोड़ दिया। उसे 1 महीने के भयानक दौर में विलियम की इंद्रियों की क्षमता चरम पर पहुंच गई थी। उसकी छठी इंद्री, जो उसे खतरे से आगाह करती थी, भी अविश्वसनीय रूप से तीव्र हो गई थी। कभी कभी उसका छिपा हुआ हमलावर ऐसे तीर चलाता था जिनसे कोई आवाज नहीं आती थी। तभी विलियम की छठी इंद्री सक्रिय हो जाती और उसे बताती कि कोई छिपा हुआ खतरा पास आ रहा है। जब सूरज डूबने वाला था, विलियम ने अपने सिर पर आ रहे एक चुपचाप तीर को सफलतापूर्वक रोक दिया। उसके बाद उसकी ओर कोई तीर नहीं आया, बल्कि उससे 3 मीटर दूर जमीन पर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। जमीन पर फंसा हुआ स्टील का तीर असली था, कोई भोथरा तीर नहीं। उसके डंडे पर कागज का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। विलियम ने तीर को तुरंत नहीं उठाया, बल्कि उसने आसपास के वातावरण का जायजा लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उसके छिपे हुए दुश्मन की कोई और चाल तो नहीं है। अपने आसपास किसी खतरे का न होने का पक्का करने के बाद विलियम ने तीर उठाया और उसमें से लिखा हुआ पत्र निकाला। पत्र पढ़ने के बाद विलियम ने एक गहरी सांस ली और आराम करने के लिए एक पेड़ के पास बैठ गया। कुछ ही देर में जंगल के अंदर एक जोरदार खर्राटे की आवाज गूंजी। विलियम दुनिया की सारी चिंताओं से बेफिक्र होकर गहरी नींद में सो रहा था। सो रहे लड़के से 1000 मीटर दूर एक आदमी पेड़ की शाखा पर खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि लोन्ट का प्रेरी ट्रेंट था। वह विलियम के बोध प्रशिक्षण के प्रभारी थे। शांत जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। ये किसी की बोध क्षमता को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। लोग मानते थे कि पूर्ण सन्नाटे में कोई ध्वनि नहीं होती, लेकिन उनकी यह धारणा पूरी तरह गलत थी। जब आप किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां बिल्कुल भी आवाज नहीं होती, तो आपको कान सुन्न कर देने वाली खामोशी का अनुभव होता है। आपके कान दुखने लगते हैं क्योंकि आपको काल्पनिक आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसी गूंजती हुई आवाजें जो दूर नहीं होती और आपके जागते हुए हर पल आपको परेशान करती रहती हैं। विलियम की पिछली दुनिया में इन ध्वनियों को टिनिटस, कान में बजने की आवाज से जोड़ा जाता था। विलियम के स्टेमिना ट्रेनिंग की तरह ही परसेप्शन ट्रेनिंग भी व्यक्ति की इच्छाशक्ति को प्रशिक्षित करती है। ट्रेंट ने अपना मिशन पूरा होने पर विदा ली। अब विलियम के लिए लोन्ट के एक अन्य विशेषज्ञ के अधीन मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण शुरू करने का समय आ गया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शराबी जल्लाद का पेशा धारण करने वाले भिक्षु ड्वेन ने एक छोटे लकड़ी के कटोरे से अपनी शराब की चुस्की ली। उसने ट्रेंट के तीर की चमक को शांत जंगल के घने पत्तों के ऊपर उठते देखा था और जानता था कि विलियम का बुनियादी प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है। शराब से भरे लकड़ी के कटोरे को खाली करने के बाद भिक्षु ने संतुष्टि भरी आह भरी। तो आखिरकार मेरी बारी आ ही गई, ड्वेन ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। काफी समय हो गया है जब मैंने किसी को मार्शल आर्ट सिखाया था। मुझे उम्मीद है कि कमांडर का पोता मेरे पिछले शिष्य से बेहतर होगा। ड्वेन को अभी भी वह तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति याद था जिसका पालन पोषण उसके मठ के भिक्षुओं ने किया था। महज एक ही सत्र में वह लड़का अपंग हो गया और सभी वरिष्ठ भिक्षु क्रोध से पागल हो गए। इसी कारण ड्वेन को मंदिर से बहिष्कृत कर दिया गया और उसे फिर कभी किसी पवित्र स्थान पर कदम रखने की अनुमति नहीं दी गई। ड्वेन को अपने साथ हुए बर्ताव पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे आजादी का एहसास हुआ क्योंकि वह हमेशा शरीफ बनकर रहने से तंग आ चुका था। वह मनमर्जी से घूमता रहा। कभी कभी वह रास्ते में डाकुओं के गिरोहों का सफाया कर देता, कभी कभी वह खुद डाकू बन जाता और उन मासूमों को आतंकित करता जो बदकिस्मती से उसके रास्ते में आ जाते। इसी वजह से उन्हें शराबी जल्लाद का उपनाम मिला, क्योंकि इन जघन्य कृत्यों को अंजाम देते समय उन्हें हमेशा अपने साथ शराब का एक घड़ा लिए हुए देखा जाता था। उसने अपना हिंसक हमला तभी रोका जब उसकी मुलाकात जेम्स से हुई, जो उस व्यापारी समूह की रखवाली कर रहा था जिस पर उसने हमला करने का फैसला किया था। बूढ़े आदमी के एक ही थप्पड़ से ड्वेन और उसका अल्पकालिक अत्याचार पूरी तरह समाप्त हो गया। जेम्स को उसे अधिकारियों के हवाले करना था, लेकिन उसने बीच रास्ते में ही अपना इरादा बदल दिया। तब से ड्वेन जेम्स का वफादार सहायक बन गया था और उसकी हर बात मानता था। वह ताकतवर लोगों का सम्मान करता था और जेम्स अब तक उसके जीवन में मिले सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। खैर, चूंकि तुम कमांडर के पोते हो, मुझे लगता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं टूटोगे। ड्वेन ने अपने हाथों में शराब से भरे कटोरे को घूरते हुए बुदबुदाया। दूर स्थित शांत वन को निहारते हुए भिक्षु की आंखें सिकुड़ गईं। वह हमेशा से यह जानना चाहता था कि शिष्य होने का अनुभव कैसा होता है। ड्वेन जानता था कि विलियम पहले से ही सेलिन का शिष्य था, इसलिए उसने उसे अपना शिष्य बनाने का विचार छोड़ दिया था। हालांकि वह अब भी अपने कमांडर के पोते को अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक था। उसे यह आभास था कि विलियम भविष्य में कुछ बड़ा हासिल करेगा और वह उस भविष्य का हिस्सा बनना चाहता था। चैप्टर 94। विलियम रात के सन्नाटे में शांत जंगल में भटक रहा था। उसके लिए रात और दिन में कोई खास फर्क नहीं था, क्योंकि उसके पास अंधकार दृष्टि की शक्ति थी।
उसके बड़े चचेरे भाई मैथ्यू ने उसे तारों की मदद से दिशाएं ढूंढना सिखाया था। उसकी योजना क्या थी? जंगल के केंद्र में जाना, जहां उसकी मुलाकात उसके अगले प्रशिक्षक से होगी। कुछ देर बाद वह जंगल के बीचों बीच स्थित झील पर पहुंचा। उस लड़के ने अपने फटे पुराने कपड़े उतार दिए और अपने शरीर पर जमी गंदगी को साफ करने के लिए पानी में कूद गया। सन्नाटे ने उसे अपनी गिरफ्त में ले रखा था और उसके कानों में रहस्यमयी आवाजें गूंजती रहीं। जंगल में 1 महीना बिताने के बाद विलियम को असहनीय सन्नाटे की आदत हो गई थी। हालांकि आधे एल्फ होने के कारण उसकी सुनने की क्षमता दूसरों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी। उसकी मौजूदा हालत की वजह से उसे कभी कभी चक्कर और मतली महसूस होती थी। जब ट्रेंट उसका पीछा कर रहा था तब विलियम को इस तकलीफ से अभ्यस्त होने में कुछ दिन लगे थे। खामोशी भी उसे असंतुलित महसूस कराती थी। ऐसा लगता था मानो वह अपने शरीर को ठीक से हिला डुला नहीं पा रहा हो। कंगनों के लगातार बढ़ते वजन को ध्यान में रखते हुए विलियम को लगता था कि वह हमेशा असंतुलन की स्थिति में रहता है। झील की सतह पर तैरते हुए उस छोटे लड़के ने तारों को देखते हुए आह भरी। ये तारे वाकई उन तारों से बहुत अलग हैं जिन्हें मैंने धरती पर देखा था, विलियम ने सोचा। फिर भी ये दुनिया खूबसूरत है। विलियम ने आकाश में लटके 2 चंद्रमाओं को देखा। उनमें से बड़ा एनार नीले रंग का था, दूसरा आर्टेम हल्के बैंगनी रंग का था। मैथ्यू के अनुसार जब दुनिया अभी नई ही थी तब हेस्टिया के देवताओं के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा था। युद्ध इतना भीषण था कि सूर्य देव लियाने समेत कई देवता मारे गए। सूर्य देव की मृत्यु के साथ ही संसार का प्रकाश मिट गया और हेस्टिया शाश्वत अंधकार में डूब गई। तब देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक संधि के बाद युद्ध अंततः समाप्त हो गया, लेकिन नुकसान तो हो ही चुका था। वर्ष बीतते गए और मानवता का विनाश निकट आ गया। मानव जाति के विनाश को रोकने के प्रयास में जुड़वा देवियों एनार और आर्टेम ने मानव जाति के अंधकार युग को समाप्त करने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। 2 सुंदर चंद्रमाओं ने अपनी कोमल रोशनी से दुनिया को नहला दिया और इसी रोशनी से मनुष्यों को पलटवार करने की शक्ति मिली। कुछ वर्षों बाद सूर्य के नए देवता फेलिक्स का जन्म हुआ। उनकी रोशनी ने रात के अंधेरे को चीर दिया और धरती को अपने प्रकाश से रोशन कर दिया। ये तीनों देवता मानव जाति की रक्षा करते थे, 1 दिन में 2 रात में। इस प्रकार अंधकार युग का अंत हुआ और मानवता एक बार फिर समृद्ध हुई। विलियम ने आह भरी जब उसे उन देवताओं की याद आई जिन्होंने उसे अपना आशीर्वाद दिया था, गैविन, इससे, लिली और डेविड। मानो उसी संकेत का इंतजार कर रहा हो, उसे सिस्टम से एक सूचना प्राप्त हुई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डिंग, बधाई हो, मेजबान को 90% की छूट का कूपन मिला है। ये कूपन आपको गॉड शॉप से किसी भी आइटम पर 90% की छूट देगा। डिंग, लेस देन विशेष मिशन प्राप्त हुआ। ग्रेटर देन, लेस देन विशेष खोज, एक योद्धा का जन्म 1 ग्रेटर देन। यह एक चेन क्वेस्ट है। होस्ट द्वारा इस क्वेस्ट की शर्त पूरी करने के बाद अगला क्वेस्ट दिखाई देगा। लेस देन, किसी एक जॉब क्लास के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करे। ग्रेटर देन, लेस देन पुरस्कार 1000 गॉड पॉइंट्स। ग्रेटर देन, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विशेष मिशन। विलियम ने भौहें चढ़ा ली। उसे यह याद करने में कुछ मिनट लगे कि देवताओं से मिलने और साहस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही उसे यह नया कार्य प्राप्त हुआ था। विलियम ने गॉड शॉप खोली और वहां बिक्री के लिए अनगिनत वस्तुएं देखी। यह एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट की तरह थी जहां आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते थे और एक बटन क्लिक करके उसे सीधे अपने घर पर मंगवा सकते थे। कुछ क्षणों के लिए उसके कानों में गूंजने वाली आवाज गायब हो गई और फिर उसे उत्साह का अनुभव हुआ। उसने पूरी रात हेस्टिया की इस नई दुनिया में अपनी यात्रा के लिए उपयोगी वस्तुओं की तलाश में गॉड शॉप में घूम घूम कर बिताए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ड्वेन खुले मैदान में पहुंचा और उसने झील के किनारे विलियम को सोते हुए देखा। लड़के के होठों के कोने से लार टपक रही थी, जिसे देखकर साधु को हंसी आ गई। वह उस लड़के की ओर बढ़ा और उसे झील में धकेलने ही वाला था कि विलियम की आंखें खुल गईं। लाल बालों वाला लड़का एक तरफ लुढ़का और तुरंत जमीन से उठ खड़ा हुआ। फिर उसने अपनी लकड़ी की लाठी निकाली और रक्षात्मक मुद्रा में खड़ा हो गया। ड्वेन ने प्रशंसा में सिर हिलाया और उस लड़के को देखा जो उसे सतर्कता से देख रहा था। ट्रेंट की ट्रेनिंग तुम पर बेकार नहीं गई। भिक्षु ने विलियम को ध्यान से देखा और उसकी वर्तमान शक्ति का आकलन किया। उसकी सहन शक्ति रजत श्रेणी की है और उसकी चेतना कम से कम स्वर्ण श्रेणी के प्रारंभिक स्तर पर है। 10 साल के बच्चे के लिए बुरा नहीं है। ड्वेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और विलियम पीछे हट गया। चरवाहे ने भिक्षु को सतर्कता से देखा और खतरे का पहला संकेत मिलते ही भागने के लिए खुद को तैयार कर लिया। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। ड्वेन ने आत्मसमर्पण करते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। कम से कम अभी तो नहीं। विलियम ने फिर भी अपनी सतर्कता कम नहीं की। उसने वेन को पहचान लिया था।
वह उसके दादाजी के भरोसेमंद आदमियों में से एक था, लेकिन उनके बीच कोई करीबी रिश्ता नहीं था। उस छोटे लड़के की अंतरात्मा उसे बता रही थी कि यह व्यक्ति बहुत खतरनाक है। मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम ड्वेन है, ड्वेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको मार्शल आर्ट की बुनियादी बातें सिखाने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों की आपस में अच्छी बनेगी। विलियम ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया, विलियम, मुझे आपकी शिक्षा का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ड्वेन ने सिर हिलाया। अब हमारे पहले पाठ के लिए अपने हाथ में रखी हुई छड़ी को रख दो। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें निहत्थे युद्ध का प्रशिक्षण दूंगा। इसका मतलब है कि तुम्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे शरीर को ही हथियार बनने का प्रशिक्षण दूंगा। विलियम ने अनिच्छा से छड़ी को अपने भंडारण कक्ष में वापस रख दिया, लेकिन उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की। पूरे 1 महीने तक लगातार हुए हमलों के कारण वह थोड़ा आशंकित हो गया था। ठीक है, चूंकि हमने अपना परिचय पूरा कर लिया है, अब से आप मुझे मास्टर कहकर बुलाएंगे, ड्वेन ने कहा। लेकिन मेरे पास पहले से ही मास्टर डिग्री है। तो फिर आप मुझे द्वितीय गुरु कह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... मेरे पास पहले से ही एक दूसरा गुरु है, विलियम ने असहज भाव से उत्तर दिया। ओलिवर तोते बंदर ने प्रशिक्षण के दौरान उसे दूसरा गुरु कहकर पुकारने के लिए कहा था, और आधा एल्फ ओलिवर को इसी नाम से पुकारने का आदी हो चुका था। ड्वेन ने हाथ ऐसे हिलाया जैसे ये कोई बड़ी बात न हो। तो मुझे तीसरे गुरु कहो। मैं तुम्हें जो सिखाने जा रहा हूं वह मेरे संप्रदाय की गुप्त कलाएं हैं। मेरा मतलब है, मेरे पूर्व संप्रदाय की गुप्त कलाएं। हालांकि ड्वेन को संप्रदाय से बहिष्कृत कर दिया गया था, लेकिन भिक्षु मंदिर में रहते हुए उसने वह सब कुछ सीख लिया था जो उसे सीखना आवश्यक था। विलियम ने भौहें चढ़ाई, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। ओलिवर ने उसे पहले ही समझा दिया था कि कई बार एक ही शिष्य के कई गुरु होते हैं। हेस्टिया में यह आम बात थी। साथ ही सेलिन जानती थी कि विलियम पर पाबंदी तभी लगेगी जब वह उसे लोन्ट में स्थित गुरु से शिक्षा लेने से रोकेगी। किसी भी प्रकार के पेशे को सीखने की क्षमता के साथ यह अपरिहार्य था कि विलियम के पास सही मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए कई गुरु होंगे। विलियम ने तीसरे मास्टर का अभिवादन किया। विलियम ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और झुककर प्रणाम किया। शाबाश, ड्वेन लड़के के पास आते हुए हंसा। चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें मुझे अपना गुरु कहने का पछतावा न हो। और इस तरह विलियम का भिक्षु प्रशिक्षण शुरू हुआ। ड्वेन ने मजाक में उससे कहा था कि उसे रिवाज के अनुसार अपना सिर मुंडवा लेना चाहिए। हालांकि विलियम ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। उसे अपने बाल बहुत प्यारे थे और वह ड्वेन की तरह गंजा नहीं होना चाहता था। ठीक है, मैं मार्शल आर्ट में तुम्हारा वर्तमान स्तर परखना चाहता हूं। ड्वेन विलियम से 10 मीटर दूर खड़ा था। मुझ पर हमला करो और जरा भी संकोच मत करो। विलियम दहाड़ा और अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए ड्वेन पर टूट पड़ा। उसने भिक्षु के चारों ओर चक्कर लगाया और अपनी गति का पूरा फायदा उठाया। अपने वादे के मुताबिक भिक्षु बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा और विलियम के हमले की शुरुआत का इंतजार करने लगा। भिक्षु को कोई मौका न देखकर विलियम ने जोखिम उठाने का फैसला किया और उसके शरीर के एक तरफ राउंडहाउस किक से हमला कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि ड्वेन ने न तो उसके हमले को रोका और न ही उससे बच पाया। उसका हमला सीधे भिक्षु की कमर पर लगा। ड्वेन ने विलियम की ओर देखा और भौहें चढ़ा ली। क्या यही तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हमला है? हाँ, विलियम ने उत्तर दिया। उसने भिक्षु की ओर देखा ताकि यह जान सके कि वह अपने शरीर के दर्द को बस सह रहा है या नहीं। हालांकि विलियम उतना बलवान नहीं था, फिर भी उसकी लात इतनी शक्तिशाली थी कि एक जिन को कुछ मीटर तक जमीन पर घसीटते हुए भेज सके। हाँ, ये ठीक नहीं है, ड्वेन ने अपने गंजे सिर को खुजाते हुए कहा। तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारा हमला बेअसर है और बहुत सारी हरकतें बेकार जाती है। ये ठीक नहीं है, मुझे तुम्हें बुनियादी बातें सिखानी होंगी। भिक्षु के निराश चेहरे को देखकर विलियम को लगा कि वह असफल हो गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह ड्वेन की बनाई हुई रणनीति थी ताकि विलियम उसे गंभीरता से ले ले। चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारा प्रशिक्षण पूरा करूंगा तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे, ड्वेन ने उसे भरोसा दिलाया। चलो शुरू करते हैं। पहले मैं तुम्हें सही तरीके से मुक्का मारना सिखाऊंगा। मैं पहले करके दिखाऊंगा, मुझे ध्यान से देखना। विलियम ने अपनी आंखें सिकोड़ी और ड्वेन के हाव भाव पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। यह देखकर कि लड़का उसकी हरकतों को देख रहा है, भिक्षु ने एक जोरदार मुक्का मारा। भिक्षु का मुक्का इतना धीमा था कि विलियम उसे ध्यान से देख सका। वह समझ गया कि उसके नए गुरु ने उसे मुक्के मारने का सही तरीका सिखाने के लिए जानबूझकर अपनी गति सीमित रखी थी। अचानक झील के केंद्र से एक जोरदार धमाका हुआ। पानी में तेज उछाल आया और उससे उत्पन्न हुई फुहार में विलियम पूरी तरह भीग गया। अब तुम्हारी बारी है, ड्वेन मुस्कुराया। सबसे पहले हमें तुम्हारी लचीलेपन को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। लचीलापन? विलियम ने उलझन में पूछा। मुक्का न मारना। विलियम अपने नए गुरु के सिखाने के तरीके से दंग रह गया।
इतना जबरदस्त मुक्का देखकर लाल बालों वाला लड़का उनकी तरह मुक्के मारने का अभ्यास करने के लिए बेताब हो गया। उसे यह नहीं पता था कि यह ड्वेन की एक और चाल थी ताकि विलियम भिक्षु प्रशिक्षण में दिलचस्पी ले सके। जब तुम छोटी बच्ची की तरह मुक्के मारते हो तो हमें मुक्केबाजी का अभ्यास क्यों करना चाहिए? ड्वेन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह बेवकूफ हो। चलिए पहले बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। लचीलापन और संतुलन का अभ्यास। जब तुम मेरे दिए गए अभ्यासों में माहिर हो जाओगे तब हम मुक्केबाजी पर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 95। विलियम दो लकड़ी के खंभों पर घोड़े की मुद्रा में खड़ा था और हाथों में एक लट्ठा पकड़े हुए था। उसके दांत भींचे हुए थे। वह 5 घंटे से इसी स्थिति में था और उसके शरीर से पसीना बह रहा था। पहले तो उसे लगा कि यह प्रशिक्षण आसान होगा, लेकिन हकीकत ने दिखाया कि यह उसकी सोच से कहीं ज्यादा कठिन था। ड्वेन उससे कुछ ही दूरी पर बैठा लकड़ी के कटोरे में शराब पी रहा था। जमीन पर एक भाला गड़ा हुआ था और विलियम के एक छोटे भाई की ओर निशाना साधे हुए था। जैसे ही विलियम अपनी जगह से हिलता या अपना शरीर नीचे करता, भाले से घायल हो जाता और लाल बालों वाले उस लड़के का नपुंसक बनने का कोई इरादा नहीं था। इसी वजह से उसने दांत पीसकर अपना सारा ध्यान संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ लकड़ी का वजन बढ़ता गया। विलियम की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वह हर दिन का प्रशिक्षण सह रहा था। वह अब भी एक प्रेमिका चाहता था, इसलिए लिटिल विलियम को यहां खोना उसके लिए नामुमकिन था। 3 सप्ताह बाद ड्वेन को लगा कि अब उसके प्रशिक्षण के अगले चरण में जाने का समय आ गया है। लाल बालों वाले लड़के को लगा कि उसकी यातनाएं खत्म हो गई हैं, लेकिन एक और दौर शुरू हो गया। भिक्षु ने विलियम को आदेश दिया कि वह उसकी पीठ पर बैठा रहे और झील के चारों ओर 20 चक्कर लगाए। एक और सप्ताह बीतने के बाद ड्वेन ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में फिर से बदलाव किया। इस बार उसे स्प्लिट्स करने के लिए कहा गया। विलियम को लगा कि वह बस जमीन पर स्प्लिट्स करेगा, लेकिन ड्वेन ने कहा कि वह जो सोच रहा है वह तो लड़कियों के लिए है। साधु विलियम को परिचित लकड़ी के खंभों के पास खींचकर ले गया और उसे खंभों का सहारा लेकर स्प्लिट करने को कहा। तीसरे उस्ताद, क्या आप भाला हटा सकते हैं? ड्वेन द्वारा भाला अपने छोटे भाई के नीचे रखते ही विलियम के माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। क्या हमें इसे ऐसे ही करना होगा? सब ठीक है, ड्वेन ने उसे आश्वस्त किया। चिंता मत करो, अगर तुम्हारे छोटे भाई को चाकू लग जाए तो मैं तुम्हें लेकर लॉन्ट के पास दौड़कर आऊंगा और ओवन से उसकी जांच करवाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। शायद $, और $। विलियम ने मन ही मन गंजे साधु को कोसते हुए कहा। अगर छोटा विलियम घायल हो गया और ठीक नहीं हो पाया तो वह अपनी आखिरी सांस तक ड्वेन से लड़ने के लिए तैयार था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2 महीने का प्रशिक्षण बीत गया और विलियम को हर दिन अपने शरीर में लचीलापन बढ़ता हुआ महसूस होने लगा। आज उसे झील के चारों ओर 10 चक्कर लगाने के लिए कहा गया, जिसमें उसे बैक फ्लिप भी करने थे। फ्लिप करने के बाद ड्वेन ने उसे 1 चक्कर हेड फ्लिप करते हुए लगाने को कहा। विलियम ने अपने गुरु की ओर क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो वाले भाव से देखा और गुरु ने उसे क्या मैं तुम्हें मजाक करता हुआ दिखता हूं वाली घूरती निगाहों से देखा। ड्वेन ने उसे झुककर हथेलियों को आपस में दबाकर ऐसा करने को कहा। विलियम ने कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में ऐसा दिन भी आएगा जब वह सचमुच यात्रा करने के लिए अपने सिर का इस्तेमाल करेगा। भिक्षु अपने नए शिष्य को पेड़ के सहारे झुककर सिर को हवा में उछालते हुए देखकर मुस्कुराया। कई दिन बीत गए और विलियम को भिक्षु के हाथों असहनीय यातनाएं सहनी पड़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ड्वेन को अपना स्वामी स्वीकार करने के 4 महीने बाद विलियम ने खुद को एक स्टील के बैरल को घूरते हुए पाया जिसका इस्तेमाल आमतौर पर शराब रखने के लिए किया जाता था। उसके तीसरे गुरु ने समझाया कि स्टील का बैरल एक ऐसी कलाकृति है जिससे बर्फीला ठंडा पानी निकल सकता है। विलियम को लगा कि उसका गुरु उससे सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए टब के अंदर जाने को कहेगा, लेकिन ड्वेन के अगले आदेश ने उसे गंभीरता से बैरल की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। मैं चाहता हूं कि तुम पानी में 10,000 बार मुक्के मारो, ड्वेन ने आदेश दिया। जब तक तुम अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते तब तक तुम न खाओगे, न पियोगे और न सोओगे। अभी शुरू करो। विलियम को इस ट्रेनिंग से थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ क्योंकि इसमें सिर्फ मुक्का मारना ही था। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि ड्वेन उससे कभी भी कोई आसान काम करने को नहीं कहेगा। जैसे जैसे वह ठंडे पानी में मुक्के मारता रहा, उसे अपने हाथों में सुन्नपन महसूस होने लगा। आधे दिन बाद उसे अपने हाथों में कोई संवेदना महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि सुन्नपन की जगह तेज दर्द होने लगा था। जब विलियम ने अपना निर्धारित अभ्यास पूरा कर लिया तो ड्वेन ने उदासीन भाव से उसके हाथों को देखा। अगले दिन भी वही अभ्यास दोहराया गया और यह सिलसिला लगातार 4 दिनों तक चला, जिसके बाद ड्वेन ने एक बार फिर प्रशिक्षण का तरीका बदल दिया। पानी में मुक्का मारने के बजाय विलियम को जमीन पर 10,000 बार मुक्का मारने के लिए कहा गया।
विलियम तब तक मुके मारता रहा जब तक कि वह और मुके नहीं मार सकता था। लड़के की उम्मीद के मुताबिक दिन का अंत उसके खून से सने हाथों के साथ हुआ। उसने कोई शिकायत नहीं की, हालांकि उसे पता था कि उसकी कुछ उंगलियां टूट गई हैं। मुझे लगा था कि तुम बीच में ही छोड़ दोगे, ड्वेन ने अपने अस्थायी शिष्य के खून से सने हाथों को देखते हुए कहा। फिर उसने अपनी अंगूठी से एक लाल औषधि निकाली और उसका आधा हिस्सा विलियम के हाथों पर छिड़क दिया। बाकी पी लो, फिर खाना खा लो। हम तुम्हारा प्रशिक्षण कल से फिर शुरू करेंगे। यह प्रशिक्षण 1 सप्ताह तक चला, जिसके बाद भिक्षु विलियम को जंगल से बाहर ले गए। भिक्षु और लड़का लोंट में सबसे नजदीकी पहाड़ की ओर चल पड़े, जिसे स्थानीय लोग वुडलो माउंटेन कहते थे। पथरीले पहाड़ विशालकाय चट्टानों से भरे हुए थे। दोनों आराम से चलते रहे, तभी उनकी नजर 5 मीटर से भी ऊंची एक चट्टान पर पड़ी। विलियम की उम्मीद के मुताबिक ड्वेन ने उससे चट्टान पर मुके मारने को कहा। इस बार उसने कोई समय सीमा नहीं दी। इसके बजाय भिक्षु ने उससे कहा कि वह सूर्यास्त तक चट्टान पर मुके मारता रहे। विलियम ने आज्ञा का पालन किया और उस चट्टान पर मुके मारे, जिसमें उसने भिक्षुओं द्वारा सिखाई गई उन तकनीकों का इस्तेमाल किया जो ड्वेन ने उसे मुक्केबाजी के प्रशिक्षण की शुरुआत में सिखाई थी। लेस देन प्राप्त अनुभव 5 ग्रेटर देन। 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 विलियम द्वारा जमीन पर और चट्टान पर मुके मारने की पीड़ा सहने का कारण यह था कि उसे एहसास हुआ कि यदि वह इसके लिए उपयुक्त जॉब क्लास का उपयोग करता है तो वह इन प्रशिक्षण अभ्यासों को करते समय अनुभव अर्जित कर सकता है। उसे यह सलाह सिस्टम ने दी थी और विलियम हर मुके के साथ और भी ज्यादा प्रेरित होता गया। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके शरीर से खून बहेगा या हड्डियां टूटेंगी, क्योंकि वह जानता था कि ड्वेन उसे अपाहिज नहीं होने देगा। इसके अलावा प्रशिक्षण शुरू करने के समय की तुलना में अब उसकी मुट्ठियां पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई थी। विलियम को पूरा विश्वास था कि उनकी मुट्ठियों की ताकत टूटने की कगार पर पहुंचने से पहले ही वह काफी अनुभव अंक हासिल कर लेगा। उसने शुरुआत में जो कुछ अनुभव अंक अर्जित किए, वे सभी निहत्थे लड़ने की महारत नामक कौशल में आवंटित किए गए थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेस देन निहत्थे युद्ध में महारत 101 ग्रेटर देन। आप निहत्थे रहकर लड़ने में कुशल हैं। ताकत में जोड़ 2 का संवर्धन बोनस जोड़ता है। निहत्थे हमलों से होने वाले नुकसान को 20% बढ़ाएं। बेशक जैसे जैसे विलियम को अधिक अनुभव अंक मिलते गए, भिक्षु वर्ग के लिए उसकी निष्क्रिय क्षमताओं की सूची भी बढ़ती गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेस देन शानदार मुट्ठी 101 ग्रेटर देन। चपलता में जोड़ 1 का संवर्धन बोनस जोड़ता है। निहत्थे हमले के प्रत्येक मामले में आपके प्रतिद्वंद्वी को अचेत करने की 5% संभावना होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेस देन क्रेन स्टांस मास्टरी 5/5 ग्रेटर देन। इस शैली का उपयोग करते समय आपको जीवन शक्ति पर जोड़ 1 संवर्धन बोनस प्राप्त होता है। आप सारस की मुद्रा का अनुकरण करते हैं, अपनी बाहों को सारस के पंखों की तरह रखते हुए और प्रवाह में रक्षात्मक गतियों का उपयोग करते हुए, जो आपके दुश्मन पर जवाबी हमला करने के लिए एकदम सही है। यह आपको अपने खड़े होने की जगह से 3 वर्ग मीटर के दायरे में आसानी से घूमने की सुविधा देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेस देन दूर से होने वाले हमलों को रोकने की क्षमता 5/5 ग्रेटर देन। यह आपको अपनी ओर लक्षित प्रक्षेपास्त्र हमलों को विक्षेपित करने का 30% मौका देता है। आपकी ओर लक्षित प्रत्येक प्रक्षेप्य के लिए विक्षेपण की संभावना 1% कम हो जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेस देन डायमंड फिस्ट ग्रेटर देन। इसे अनलॉक करने के लिए 10 स्किल पॉइंट्स की आवश्यकता है। निहत्थे प्रहार करते समय आपकी मुट्ठियां हीरे जितनी कठोर हो जाती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेस देन जबरदस्त हड़ताल ग्रेटर देन। इसे अनलॉक करने के लिए 5 स्किल पॉइंट्स की आवश्यकता है। दिन में एक बार आप अपनी पूरी ताकत से निहत्थे होकर एक जोरदार प्रहार कर सकते हैं। पहुंचाया गया नुकसान आपकी ताकत के गुणक को 20 से गुना करने के बराबर है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दर्द होने के बावजूद विलियम ने सहन किया और चट्टान पर ऐसे प्रहार करता रहा मानो उसकी जान उसी पर निर्भर हो। वह क्रेन स्टांस का इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसका शरीर लड़ने की शैली के अनुकूल हो सके। सिस्टम के कहे अनुसार योद्धा अभ्यास से ही बलवान बनते हैं। विलियम के हर सटीक मुके के साथ उसकी तकनीक धीरे धीरे निखरती जा रही थी। दूर से देख रहे ड्वेन को भी यकीन नहीं हो रहा था कि विलियम कुछ ही महीनों के प्रशिक्षण के बाद इतनी तरक्की कर चुका है। चैप्टर 96। मुझे पता था कि मैं एक अच्छा प्रशिक्षक हूँ, ड्वेन ने अपनी तारीफ करते हुए कहा। मंदिर का वो तथाकथित प्रतिभाशाली बच्चा सिर्फ इसलिए अपाहिज हो गया क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं था। ये बच्चा तो असली प्रतिभा का धनी है।
विलियम ने मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण शुरू करने के बाद से जो सुधार किया था, उसे देखकर ड्वेन बहुत आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था। वो तो यहाँ तक सोच रहा था कि सेलिन से बात करके विलियम को उन दोनों का आधिकारिक शिष्य बना ले। लौट लौटने पर मैं उससे पूछ लूंगा, ड्वेन ने मन ही मन सोचा। मैं इस शरारती बच्चे को टेम्पल ले जाकर उन तथाकथित होशियार खिलाड़ियों से मुकाबला करवाने के लिए बेताब हूँ। इसके बारे में सोचते ही मेरी मुठ्ठियां खुजली करने लगती हैं। विलियम के मुक्केबाजी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भिक्षु ने उसे अपनी खुद की किकिंग तकनीक सिखाई। मार्शल आर्ट सीखने के प्रति उस लाल बालों वाले लड़के का दृढ़ संकल्प उसे ड्वेन के हर पाठ को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित कर रहा था। ड्वेन इतने अच्छे मूड में था कि विलियम द्वारा किक मारने की तकनीक में महारत हासिल करने के बाद उसने उसे कुछ चालाकी भरी हथेली से वार करना भी सिखाया, जो करीबी मुकाबले में बेहद प्रभावी थे। विलियम का बुनियादी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्होंने उसे मुफ्त में मंकी स्टाफ मार्शल स्टाइल सिखाया। यह तकनीक देखने में किसी के मसखरेपन और मनोरंजन के साधन जैसी लगती थी, लेकिन जब इसका प्रयोग किया गया तो विलियम ने अपनी लकड़ी की छड़ी से ऐसे करतब दिखाए जिनसे वह अपने दुश्मनों को तब गंभीर रूप से घायल कर सकता था जब उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाँ, चिल्लाते हुए विलियम ने ड्वेन का संतुलन बिगाड़ने के लिए साइड किक का इस्तेमाल किया। हालांकि ड्वेन ने अपने पैर से ही लड़के के हमले को नाकाम कर दिया। विलियम ने अपनी दोनों हथेलियों को जमीन पर दबाते हुए लातों की बौछार कर दी, जिससे ड्वेन को पीछे हटना पड़ा। जब विलियम ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया तो ड्वेन ने फैसला किया कि अब वह लड़का वास्तविक युद्ध के लिए तैयार है। विलियम की शारीरिक शक्ति और पदचिह्न को कम करने के लिए कई कलाकृतियों का उपयोग करते हुए ड्वेन ने अपने शिष्य में युद्ध कौशल विकसित करने के लिए उसके साथ अभ्यास किया। फिलहाल ड्वेन की शारीरिक क्षमता सिल्वर रैंक के शुरुआती स्तर पर थी। विडंबना यह है कि विलियम की युद्ध क्षमता गोल्ड रैंक के शुरुआती स्तर पर थी। हालांकि द्वंद्व युद्ध में विलियम ड्वेन से एक स्तर ऊपर था, लेकिन ड्वेन के युद्ध अनुभव की कमी के कारण विलियम को बढ़त हासिल नहीं हो सकी। एक साधारण से हाथ के वार से ड्वेन ने विलियम को कुछ मीटर दूर फेंक दिया। उसने आगे कोई हमला नहीं किया और लड़के के संभलने का इंतजार किया। क्रेन स्टाइल रक्षात्मक शैली है, आक्रामक नहीं, ड्वेन ने याद दिलाया। हालांकि इसका इस्तेमाल आक्रामक रूप से किया जा सकता है, लेकिन जब आप अपने से अधिक शक्तिशाली दुश्मन से निपट रहे हो तो इस शैली की क्षमताओं का ही उपयोग करना सबसे अच्छा होगा। जी हाँ, तीसरे गुरु, विलियम ने क्रेन स्टांस करते हुए उत्तर दिया। मैं आपकी शिक्षाओं को याद रखूंगा। ड्वेन मुस्कुराया और आक्रामक भूमिका निभाने लगा। दोनों एक बार फिर मुख को लातों और हाथों के वारों की बौछार के साथ भिड़ गए। विलियम बार बार पीछे धकेला जाता, लेकिन हर बार गिरने के बाद वह उठ खड़ा होता। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। विलियम की युद्ध शैली आखिरकार आकार ले चुकी थी। ड्वेन को गर्व महसूस हुआ क्योंकि उस युवा लड़के ने उसकी उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था। इससे उसे एहसास हुआ कि शिष्य रखना कोई बुरा विचार नहीं था। समस्या बस इतनी थी कि विलियम जितने काबिल बच्चे बहुत कम थे। मुझे उम्मीद है कि सेलिन मेरी बात मान जाएगी, ड्वेन ने आह भरी। शायद मैं उसे कलाकृतियों या खजानों से रिश्वत दे सकूं। मैं सचमुच चाहता हूं कि विलियम मेरा आधिकारिक शिष्य बन जाए। किसी शिष्य के दो या कई गुरु होना कोई अनोखी बात नहीं है। जब ड्वेन गहरी सोच में डूबा हुआ था, विलियम झील के चारों ओर हाथों के बल खड़ा होकर चक्कर लगा रहा था। अगर ओलिवर उसे देख लेता तो वह जरूर उस छोटे लड़के को चिढ़ाता और उसे बंदर कहता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विलियम ने ड्वेन के मार्गदर्शन में 1 वर्ष बिताया। भिक्षु अपने अस्थायी शिष्य के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। यदि लड़के को अन्य प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता न होती तो वे उसे अपने साथ ही रहकर मार्शल आर्ट की उच्चतर विधाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित करते। फिलहाल विलियम की निहत्थे युद्ध क्षमता स्वर्ण श्रेणी की थी। ड्वेन को यह नहीं पता था कि 1 साल के गहन प्रशिक्षण में विलियम ने अपने भिक्षु कार्य वर्ग का उच्चतम स्तर प्राप्त कर लिया था। विलियम ने दर्द और पीड़ा सहते हुए यह उपलब्धि हासिल की। यहाँ तक कि आराम के समय में भी वह पत्थरों पर मुक्के मारता रहता था। अगर मुक्के मारने के लिए पत्थर न होते तो वह जमीन पर मुक्के मारता था। दुर्भाग्यवश विलियम भिक्षु पद की श्रेणी में अगले स्तर तक नहीं पहुंच सका क्योंकि इसके लिए एक शर्त थी। इस पद की श्रेणी में उन्नयन से पहले विलियम को भिक्षु मंदिर जाकर देवताओं से प्रार्थना करनी थी। ड्वेन ने विलियम के युद्ध प्रशिक्षण में कोई कसर नहीं छोड़ी और विलियम द्वारा अपनी युद्ध शैली में महारत हासिल कर लेने के बाद दोनों लगभग हर दिन अभ्यास करते थे। ड्वेन से लगातार एक तरफा मार खाने के कारण लाल बालों वाले विलियम की युद्ध कुशलता में जबरदस्त सुधार हुआ था। ओवन ने उसकी सहनशक्ति बढ़ाने में मदद की थी। ट्रेंट ने उसे अपनी समझ को बेहतर बनाना सिखाया था और ड्वेन ने उसे मार्शल आर्ट सिखाया, जिसमें उसने जो कुछ भी सीखा था उसे मिलाकर एक ऐसी युद्ध शैली बनाई जो उसके लिए उपयुक्त थी। भले ही तुम थोड़े समय के लिए ही मेरे शिष्य रहे हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, ड्वेन ने मुस्कुराते हुए विलियम के कंधे पर थपथपाते हुए कहा।
हमारी शिक्षा यही समाप्त होती है। अब तुम्हारे प्रशिक्षण के अगले चरण में जाने का समय आ गया है। धन्यवाद तीसरे गुरु, विलियम ने उत्तर दिया और ड्वेन को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया। वह भी गंजे भिक्षु के साथ अपना प्रशिक्षण रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। फिर भी वह जानता था कि यही सर्वांगीण होने का अभिशाप है। यदि वह अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाना चाहता है तो वह कभी भी केवल एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। चलो लोंट, वापस चलते हैं, ड्वेन मुस्कुराया। तुम्हारे अगले प्रशिक्षक ने कहा है कि तीरंदाजी प्रशिक्षण शुरू करने से पहले तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। विलियम ने अपने गुरु की मुस्कान का जवाब देते हुए सिर हिलाकर सहमति जताई। लड़का उत्सुकता से लोंट की ओर देखने लगा। वह अगले प्रशिक्षण सत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चैप्टर 97। मुझे बिग ब्रदर कहो, विलियम ने धीरे से कहा। बिग ब्रदर, मुझे दादाजी कहो, जेम्स ने प्यार से कहा। दादाजी, उत्तर मिलने के बजाय उस छोटे लड़के और बूढ़े व्यक्ति ने एक बच्चे के गुड़गुड़ाने की आवाज सुनी। क्या आपने सुना दादाजी? विलियम ने गर्व भरे भाव से पूछा। ईव ने मुझे भाई कहा। नहीं, तुम बेवकूफ हो, जेम्स ने खंडन किया। साफ तौर पर उसने दादाजी कहा था। ये ब्रदर है। दादाजी, ठीक है, झगड़ा मत करो, अन्ना ने झुंझलाहट में कहा। अगर तुम दोनों इस तरह बहस करते रहे तो ईव डर जाएगी। एना अपनी गोद में एक बच्ची को लिए विलियम और जेम्स को डांट रही थी। विलियम के प्रशिक्षण के दौरान ही एना ने बच्ची को जन्म दिया था, और यह पहली बार था जब वह लड़का अपनी चचेरी बहन को देख रहा था। विलियम बच्चों को संभालने में बहुत कुशल था, क्योंकि अनाथालय में यह उसका एक कर्तव्य था। अपने चचेरे भाई की प्यारी नीली आंखों को अपनी ओर देखते हुए देखकर उस छोटे लड़के का दिल पिघल गया। चाची, क्या मैं ईव को गोद में ले सकता हूँ? विलियम ने विनती की। मैं वादा करता हूँ कि मैं सावधान रहूंगा। क्या आपको बच्चे को गोद में लेना आता है? अन्ना ने पूछा। हाँ, ठीक है। यह अच्छी बात है कि वह अपनी चचेरी बहन को जल्द से जल्द जान पाएगी। जब अन्ना ने ईव को विलियम को सौंपा तो नन्ही बच्ची का चेहरा ऐसा सिकुड़ गया मानो वह रोने ही वाली हो। सौभाग्य से लाल बालों वाले विलियम ने इस स्थिति का पहले से ही अनुमान लगा लिया था, और उसने गुनगुनाते हुए बच्ची को अपनी बाहों में हल्के से झुलाया। ईव ने अपनी बड़ी चचेरी बहन की ओर देखा और गुटरगू करने लगी। विलियम खुद को रोक नहीं पाया और बच्ची के माथे पर चुंबन कर दिया। फिर वह गुनगुनाते हुए हल्के हल्के अगल बगल झूलने लगा। कुछ ही देर में ईव विलियम की बाहों में गहरी नींद में सो गई, जिससे अन्ना और जेम्स आश्चर्यचकित रह गए। मुझे नहीं पता था कि आप बच्चों को संभालने में इतने माहिर हैं, अन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। ईव को उसकी चाची को सौंपते हुए विलियम ने बस मुस्कुरा दिया। वह उन्हें यह बता ही नहीं सकता था कि शिशुओं और छोटे बच्चों को संभालने का उसे जीवन भर का अनुभव है। मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फिर तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा, ईव। विलियम ने अपने दादा और चाची को अलविदा कहने से पहले बच्ची के गाल पर चुंबन किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज वह दिन था जब उसकी मुलाकात उसके अगले प्रशिक्षक से होनी थी, और उसे उस घाटी में जाने के लिए कहा गया था जहां बकरियां आमतौर पर चरने जाती थीं। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसके सामने एक जाना पहचाना दृश्य प्रकट हुआ। चरवाहों की देखरेख में सैकड़ों भेड़ें और बकरियां चारागाह में चर रही थीं। उसकी निगाहें अपने झुंड की ओर गईं, लेकिन उसे उनमें से कोई भी नजर नहीं आया। वे अपने सामान्य स्थान पर नहीं थे और विलियम उन्हें कहीं भी नहीं ढूंढ पाया। क्या आप अपने झुंड की तलाश कर रहे हैं? जॉन मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचा। जी हाँ, विलियम ने उत्तर दिया। अंकल जॉन, वे कहाँ हैं? वे अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। जॉन मुस्कुराया। तो क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे हमारी कक्षाओं का इंतजार रहेगा, अंकल जॉन। मैं भी, जॉन ने विलियम के कंधे पर थपथपाते हुए हंसते हुए कहा। फिर उसने आसमान की ओर देखा जहां एक बाज उनके चारों ओर चक्कर लगाता हुआ दिखाई दे रहा था। ब्लिट्स, चलो चले। जैसे ही बाज का आकार बढ़ा और वह जमीन की ओर उड़ने लगा, एक तीखी चीख हवा में गूंज उठी। कसकर पकड़ो, जॉन ने विलियम की कमर पकड़ते हुए कहा और हवा में उछल गया। वे बाज की पीठ पर एकदम सही तरीके से उतरे। विलियम ने इससे पहले कभी किसी उड़ने वाले जानवर की सवारी नहीं की थी और इससे उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर जॉन ने कुछ नहीं कहा और बस उस छोटे लड़के के शरीर को सहारा दिया, जबकि बाज अपने शक्तिशाली पंखों को फड़फड़ाते हुए आसमान में ऊंचाई पर उड़ गया। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा अगला पाठ क्या है? जॉन ने मजाकिया लहजे में पूछा। नहीं, विलियम ने घबराकर जवाब दिया। क्या इसका उड़ने से कुछ लेना देना है? खैर, बिल्कुल नहीं, ये गिरने के बारे में अधिक है। जॉन मुस्कुराया। विलियम का शरीर कांप उठा और वह तुरंत जॉन के शरीर से ऐसे चिपक गया जैसे कोई जोक जो छोड़ना नहीं चाहती हो। जॉन ने लड़के के सिर पर हाथ फेरते हुए हंसते हुए कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। यह सिर्फ एक मजाक था।
चाचा जी, कृपया इस तरह के मजाक मत कीजिए, विलियम ने विनती की। जॉन ने सिर हिलाया और पूरी यात्रा के दौरान कुछ नहीं बोला। दोनों ने 1 घंटे तक यात्रा की, फिर ब्लिट्स एक ऐसी जगह पर उतरा जहां विलियम पहले कभी नहीं गया था। वह जगह उसे किसी तरह साइलेंट फॉरेस्ट की याद दिला रही थी, लेकिन एक बड़ा अंतर था। यह स्थान जीवन से भरपूर था और जंगल के भीतर से विभिन्न जानवरों की दहाड़ें सुनाई दे रही थी। अंकल जॉन, हम कहाँ हैं? विलियम ने पूछा। जंगल का विशाल विस्तार उसे बेचैन कर रहा था। अपनी दृष्टि क्षमता के कारण वह समझ गया था कि उनके सामने का जंगल बहुत खतरनाक जगह है। यह स्ट्रैथमोर वन की बाहरी सीमा है, जॉन ने उत्तर दिया। यह दक्षिणी महाद्वीप में स्थित निषिद्ध क्षेत्रों में से एक का प्रवेश द्वार है। स्ट्रैथमोर फॉरेस्ट। रुको, कहीं ये जगह? विलियम ने जॉन को हैरानी से देखा। वह भले ही इस जगह पर न आया हो, लेकिन उसने इसके बारे में कई कहानियां सुनी थी। दक्षिणी महाद्वीप में स्थित निषिद्ध भूमि स्ट्रैथमोर वन विश्व के उन गिने चुने विनाशकारी जीवों में से एक का निवास स्थान माना जाता था। हजारों वर्षों से जीवित ये जीव अर्ध देवताओं की श्रेणी में आ चुका था। यह कोई और नहीं बल्कि दुर्स्वप्न दैत्य क्योंग क्यूई का निवास स्थान था। नोट, इसे की यून की पढ़ें। चिंता मत करो, हम तो बस बाहरी घेरे पर हैं, जॉन ने कहा। स्ट्रैथमोर जंगल सैकड़ों मील तक फैला हुआ है और बिग बॉस इसके सबसे दूर वाले छोर पर स्थित है। वह हम जैसे 2 नन्हे चींटियों से पंगा लेने में इतना ऊब नहीं जाएगा। वैसे भी निषिद्ध भूमि में केवल 20 वर्ष से कम आयु के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। अंकल जॉन, मैं सिर्फ 11 साल का हूं। मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह ... क्या मैं अभी घर जा सकता हूं? बिल्कुल नहीं, जॉन ने विलियम के कंधे को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। चिंता मत करो, हम जंगल की गहराई में नहीं जाएंगे। हम बस बाहरी घेरे में खेलेंगे। क्या तुम उत्साहित नहीं हो? वाह, मैं बहुत उत्साहित हूं, विलियम ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जॉन मुस्कुराया और अपनी अंगूठी में रखे सामान में से एक छोटा धनुष और तीरों से भरा तरकश निकालकर विलियम को दे दिया। क्या तुमने पहले कभी धनुष चलाया है? जॉन ने पूछा। नहीं, विलियम ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें यहां तीरंदाजी सिखाने के लिए लाया हूं, जॉन ने समझाया। ध्यान रखना कि जब तक मैं तुम्हारे प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हो जाता, हम यहां से नहीं जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, विलियम ने सिर हिलाया। सच कहूं तो वह हमेशा से तीरंदाजी सीखना चाहता था। जब वह पृथ्वी पर था तब वह अक्सर तीरंदाजी क्लब के पास जाकर बैले को अभ्यास करते देखता था। वह न केवल अकादमी की सर्वोत्कृष्ट सुंदरी थी, बल्कि एक बेहद प्रतिभाशाली तीरंदाज भी थी जिसने देशभर की प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार और स्वर्ण पदक जीते थे। विलियम अक्सर उसके करीब रहने के लिए तीरंदाजी क्लब में शामिल होने के बारे में सोचता था, लेकिन उसकी बीमारी उसे ऐसा करने से रोकती थी। काले बालों वाली उस खूबसूरत महिला की छवि ने विलियम को अपने हाथ में धनुष को कसकर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वह पृथ्वी पर तीरंदाजी नहीं सीख पाया था, लेकिन हेस्टिया पर इसे सीखने में अभी देर नहीं हुई थी। मुझे तुम्हारी आंखें पसंद हैं, जॉन ने विलियम की दृढ़ संकल्प से भरी हल्की हरी आंखों को देखते हुए प्रशंसा की। तीरंदाजी सीखने के लिए तुम्हें पहले धनुष पकड़ना सीखना होगा। जॉन ने अपने धनुष का उपयोग करके धनुष चलाने की सही मुद्रा का प्रदर्शन किया और विलियम को तीर चलाने की चरण दर चरण प्रक्रिया दिखाई। विलियम ने तुरंत सिस्टम से अपना सबक्लास आर्चर में बदलने का अनुरोध किया। उसे ऐसा लग रहा था कि प्रशिक्षण जारी रखते हुए वह आर्चर क्लास के लिए भी उसी तरह अनुभव अर्जित कर सकता है जैसे उसने मून क्लास के लिए किए थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जॉन और विलियम के स्ट्रैथमोर वन के बाहरी इलाके में पहुंचने के 1 महीने बाद तारांकन धड़ाम तारांकन। दूर से तीर के निशाने पर लगने की आवाज गूंज उठी। लकड़ी का तीर उस निशान पर लगा जिसे जॉन ने उस पेड़ पर चित्रित किया था, जिसका उपयोग विलियम लक्ष्य साधने का अभ्यास करने के लिए करता था। विलियम के चेहरे पर गर्व का भाव था और वह जॉन की ओर उत्सुकता से देख रहा था। कैसा है? निराशाजनक, जॉन ने तीर पर तिरछी नजर डालते हुए जवाब दिया। तुम्हारा निशाना लगाना लक्ष्य को भेदने का एक सटीक उदाहरण है। चाचा जी, इसमें क्या गलत है? विलियम उलझन में था। लक्ष्य तो निशाने पर लगना ही होता है ना? बिल्कुल सही, लेकिन तुम निशाने पर सही निशाना नहीं लगा रहे हो, जॉन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे कर रहे हो, लेकिन तीरंदाजी सीखने का ये सही तरीका नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तुम कोई धोखा दे रहे हो और लंबे समय में इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। विलियम ने अपराधबोध के कारण अपनी नजरें फेर ली। जॉन सही कह रहा था, वह तीरंदाजी सीखते समय सीखी गई निष्क्रिय क्षमताओं का उपयोग कर रहा था। मैं जॉन से सहमत हूं। निष्क्रिय कौशल का उपयोग करना दीर्घकाल में आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। विलियम ने आह भरी और अपने आर्चर स्किल ट्री को खोलकर उन 3 स्किल्स को देखा जो उसने अपने 1 महीने के तीरंदाजी प्रशिक्षण के दौरान सीखी थी। लेस देन सटीक निशाना लगाने में 101 ग्रेटर देन।
जब आप अपना पूरा ध्यान लक्ष्य साधने पर केंद्रित करते हैं तो आपका हमला बहुत सटीक हो जाता है। चपलता में जोड़ 1-0 का संवर्धन बोनस जोड़ता है। लेस देन एकाग्रता में सुधार 1-10 ग्रेटर देन। यह आपके लक्ष्य पर निशाना साधते समय आपकी एकाग्रता को काफी हद तक बढ़ाता है। चपलता में जोड़ 2 संवर्धन बोनस जोड़ता है। लेस देन लंबी दूरी के निशानेबाजी में 5/5 ग्रेटर देन। यह आपको बहुत दूर के लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधने की सुविधा देता है। दृष्टि की सीमा को 250 मीटर तक बढ़ाएं। आवश्यकताएं: धनुष या क्रॉसबो हथियार। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काफी सोच विचार करने के बाद विलियम ने सिस्टम से पूछा कि क्या वह मौजूदा स्थिति में उसकी मदद कर सकता है। समाधान बहुत ही सरल है। ओह, मैं सुन रहा हूं। हमें बस आर्चर क्लास की क्षमताओं को निष्क्रिय करना है। आप प्रशिक्षण जारी रखते हुए अनुभव अंक अर्जित करते रहेंगे, लेकिन आप आर्चर स्किल ट्री के अंतर्गत आने वाले कौशलों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, चलो ऐसा करते हैं। समझ गया। लेस देन तीरंदाज कौशल वृक्ष को निष्क्रिय करना ग्रेटर देन। लेस देन अक्षम करने की प्रक्रिया सफल रही ग्रेटर देन। सिस्टम शेपर्ड जॉब क्लास की क्षमताओं को भी निष्क्रिय कर दो। समझ गया। लेस देन शेपर्ड जॉब क्लास को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया गया ग्रेटर देन। विलियम को अपने शरीर में महत्वपूर्ण बदलाव महसूस होने लगे थे, क्योंकि उसने वे निष्क्रिय कौशल खो दिए थे जिनसे उसकी क्षमताओं में वृद्धि होती थी। उस छोटे लड़के ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और दूर स्थित निशाने पर निशाना साधा। इस बार वह अपनी सामान्य दृष्टि से निशाने को मुश्किल से देख पा रहा था। जब विलियम ने तीर छोड़ा तो जॉन ने उसकी दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव देखा। वह एक कुशल शिकारी था और उस युवा लड़के के इस नवीनतम प्रयास ने उसे आश्चर्य से भर दिया। जैसा उसने अनुमान लगाया था, तीर अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी दूर जा गिरा। आप ये भी कह सकते हैं कि यह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि यह पेड़ से 50 मीटर दूर गिरा। हालांकि विलियम को डांटने के बजाय जॉन ने खुशी से लड़के के कंधे पर थपथपाया और उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। शाबाश, अब एक और शॉट लो। याद रखना, अभ्यास से ही निपुणता आती है। जॉन ने विलियम को एक और शॉट लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा। लड़के ने बात मान ली और एक और तीर चलाया। पिछली बार की तरह ये तीर भी निशाने से चूक गया। फिर भी विलियम के चेहरे पर मुस्कान थी। किसी न किसी तरह उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके द्वारा किए गए हर असफल प्रयास के साथ वह उस युवती के बराबर खड़े होने के करीब पहुंच रहा था जिसने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थीं। चैप्टर 98। विलियम हवा के एक तेज झोंके से बचने के लिए जमीन पर लौट पड़ा। संतुलन वापस पाने के बाद उसने तुरंत अपना धनुष निकाला और निशाना साधा। उस लड़के ने तेजी से एक के बाद एक 3 तीर अपने लक्ष्य की ओर चलाए। जिस शिकारी पक्षी ने विलियम पर हवा के तीर से हमला किया था, उसने हवा में फुर्ती से अपने हमले को चकमा दिया, जिससे विलियम निराशा में अपनी जीभ चटकाने लगा। जॉन के साथ प्रशिक्षण शुरू किए हुए 3 महीने बीत चुके थे और धनुष चलाने में उसकी दक्षता रजत रैंक के शिखर पर पहुंच चुकी थी। इन सब में सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि विलियम किसी भी जॉब क्लास पर निर्भर नहीं था। इसके बजाय उसने अपने पिछले प्रशिक्षकों से जो कुछ भी सीखा था उसे व्यवहार में लाया। ओवन के स्टेमिना ट्रेनिंग ने उन्हें एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई में अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम बनाया। ट्रेंट के परसेप्शन प्रशिक्षण ने उसे प्रतिद्वंद्वी के हमलों की दिशा को पढ़ने में सक्षम बनाया ताकि वह उनसे बच सके। ड्वेन के लचीलेपन के प्रशिक्षण ने विलियम को आक्रमण और बचाव दोनों के लिए कठिन स्टंट करने में बढ़त दी, क्योंकि वह धनुष को अपने हाथ में मजबूती से पकड़े हुए था। आकाश में एक तीखी चीख गूंजी जब ब्लिट्स ने उसे एक और आने वाले खतरे की चेतावनी दी। जंगल के बाहरी इलाके से एक और शिकारी पक्षी विलियम को अपने पंजों से नोचने के प्रयास में उड़ता हुआ आया। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह उस पक्षी का साथी था जिससे वह लड़ रहा था, और दोनों जानवरों ने मिलकर उस लड़के को काबू करने का फैसला किया जिसे वे दोपहर के भोजन में खाना चाहते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेस देन हरे रंग का शल्कयुक्त आर्कियोप्टेरिक्स ग्रेटर देन। कीमती पक्षी। खतरे का स्तर डी उच्च। झुंड में शामिल नहीं किया जा सकता। जंगल में शिकार करने वाला ये शिकारी पक्षी अपने शिकार के दौरान अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। प्रथम चक्र तक पवन जादू का उपयोग करने में सक्षम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्लिट्स। विलियम चिल्लाया और बाज उसकी पुकार का जवाब देने के लिए आकाश से नीचे झपटा। छोटा लड़का बाज की पीठ पर कूद गया और दोनों शिकारी पक्षियों को तिरछी नजर से देखा। अगर यह सिर्फ एक की लड़ाई होती तो विलियम को पूरा भरोसा था कि वह उसे हरा देगा, लेकिन चूंकि उनकी मदद के लिए दूसरे पक्षी भी आ गए थे, इसलिए लड़के ने पीछे हटने का फैसला किया। वह मूर्ख नहीं था। उसकी नौकरी की योग्यता तय हो जाने के बाद 2D श्रेणी के राक्षसों से लड़ना आत्महत्या के समान था। अपने शक्तिशाली पंखों को फड़फड़ाते हुए
बाज जंगल के बाहरी इलाके से निकला और एक छोटे से शिविर के पास उतरा जहां उसका स्वामी जॉन उनका इंतजार कर रहा था। कैसा रहा? जॉन ने पूछा। विलियम ने अपना सिर हिलाया। जॉन ने उसे दोपहर के भोजन के लिए जंगल के अंदर उपयुक्त शिकार खोजने का काम सौंपा था, लेकिन उसे कोई ऐसा जानवर नहीं दिखा जिससे आसानी से निपटा जा सके, इसलिए उसने किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी को खोजने की उम्मीद में जंगल के बाहरी इलाके में चक्कर लगाने का फैसला किया जिसे वह मार गिरा सके। 1 घंटे की खोज के बाद आखिरकार उसे एक सींगदार खरगोश जमीन खोदता हुआ मिला। वह उसे मारने ही वाला था कि तभी हरे रंग के शल्कों वाले आर्कियोप्टेरिक्स ने उसे रोक दिया। स्वाभाविक रूप से सींग वाले खरगोश को चेतावनी मिली और वो तुरंत भाग गया। दूसरी ओर विलियम ने शिकारी पक्षी से मुकाबला किया क्योंकि उसे लगा कि वह उसे हरा सकता है। दुर्भाग्य से आर्कियोप्टेरिक्स बहुत ही ताकतवर था। दोनों के बीच 15 मिनट तक लड़ाई चली, जिसके बाद उसका साथी मदद के लिए आ गया और विलियम के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लगता है आज दोपहर के खाने में उबले हुए आलू होंगे। जॉन ने मुस्कुराते हुए अपने स्टोरेज रिंग से 4 आलू निकाले। विलियम ने आह भरी क्योंकि लगातार तीसरे दिन उन्हें उबले हुए आलू ही खाने पड़ रहे थे। ब्लिट्स उन्हें छोड़कर अपने दोपहर के भोजन के लिए शिकार करने चला गया। वह उस तरह का पक्षी था जो अपना शिकार दूसरों के साथ बांटना पसंद नहीं करता था। क्या हुआ? जॉन ने अपने बगल में आहें भर रहे उदास लड़के को घूरते हुए पूछा। अब मुझे समझ में आया कि चलते फिरते लक्ष्य को निशाना बनाना कितना मुश्किल होता है, विलियम ने आग पर रखे आलू के बर्तन को देखते हुए जवाब दिया। स्थिर अवस्था में उन्हें निशाना बनाना कहीं ज्यादा आसान होता है। अगर कोई तुम्हें धनुष से तीर मारे तो क्या तुम स्थिर रहोगे? जॉन ने पूछा। बिल्कुल नहीं, विलियम ने उत्तर दिया। मैं मरना नहीं चाहता। सही, जॉन ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से जिन जानवरों से आप लड़ रहे हैं वे भी मरना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया का यही नियम है, या तो आप शिकारी होते हैं या शिकार। ये दोनों भूमिकाएं किसी भी क्षण बदल सकती हैं। एक पल आप शिकारी होते हैं, अगले ही पल आप शिकार बन जाते हैं। विलियम जानता था कि जॉन उसे सच बता रहा है। ऐसा ही तब हुआ था जब उन्होंने पहली बार हॉबगोब्लिन शमन से लड़ाई की थी। वे शिकारी थे, लेकिन उन्होंने एक लोहे की प्लेट को लात मारी थी। अंत में पासा पलट गया और हॉबगोब्लिन शमन ने लगभग उनकी पूरी टोली को खत्म कर दिया था। तो फिर चलते फिरते लक्ष्यों को कैसे निशाना बनाते हैं? विलियम ने पूछा। उसे उम्मीद थी कि जॉन उसे कुछ सलाह दे सकता है। अंदाजा लगाओ कि वे आगे कहां जाएंगे, जॉन ने जवाब दिया। इसीलिए मैंने तुम्हें हमारे भोजन का शिकार करने को कहा था। तुम्हें अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य की अगली चाल का अनुमान लगाना होगा। इस तरह तुम उन पर सटीक निशाना लगा पाओगे। भविष्यवाणी करो। विलियम ने भौहें चढ़ा ली। हरे रंग के शल्क वाले आर्कियोप्टेरिक्स की गतिविधियां इतनी अनियमित थीं कि उसके लिए भविष्यवाणी करना असंभव था। विलियम को यह नहीं पता था कि तीरंदाजी के अलावा जॉन की भूमिका उसे दुश्मन की शारीरिक भाषा को पढ़ना सिखाना भी थी। सभी मार्शल आर्टिस्ट इस क्षेत्र में निपुण होते हैं, लेकिन शिकारी अपने लक्ष्यों पर विशेष ध्यान देते हैं। दूर से दुश्मन पर निशाना साधना आसान काम नहीं है। इसके लिए गहरी एकाग्रता और सटीक दृष्टि की आवश्यकता होती है ताकि लक्ष्य पर सटीक प्रहार किया जा सके। जॉन का पेशा हवाई योद्धा का था। वह एक शिकारी था जो अपने घोड़े ब्लिट्स पर सवार होकर हवा से अपने लक्ष्यों को निशाना बनाने में माहिर था। चलते फिरते लक्ष्यों का शिकार करने में वह माहिर था। इसी वजह से वह स्ट्रैथमोर हॉन्ट वुल्फ को तब तक रोके रखने में कामयाब रहा जब तक जेम्स और बाकी लोग उसकी मदद के लिए नहीं आ गए। 1 और महीना बीत गया और विलियम स्ट्रैथमोर जंगल के बाहरी इलाके में शिकार करने का आदी हो गया था। जॉन की सलाह की बदौलत वह 10 प्रयासों में से 6 बार निशाना साधने में सक्षम था। हालांकि सफलता दर बस ठीक ठाक ही थी, लेकिन विलियम के तीरंदाजी कौशल में यह एक बड़ा सुधार था। उसने अभी अभी एक जंगली सुअर का शिकार किया ही था कि उसे जंगल में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। विलियम की अंतरात्मा ने उसे आगाह कर दिया कि खतरा करीब आ रहा है। उस लड़के ने बिना सोचे समझे जंगल से बाहर निकलने के रास्ते की ओर दौड़ लगाई। हालांकि उसे जंगली सुअर को पीछे छोड़ने का अफसोस था, लेकिन उसका जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। वह अभी महज 20 मीटर ही चला था कि एक काले पंखों वाले पैंथर ने बगल से उस पर झपट्टा मारा। विलियम पहले ही बाईं ओर कूद चुका था, लेकिन पैंथर के पंजे फिर भी उसकी छाती पर खरोंच लगाने में कामयाब रहे। सौभाग्य से घाव ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन फिर भी विलियम के कपड़े उसके खून से सन गए। विलियम ने भय से अपने हमलावर को देखा, क्योंकि उसकी अवलोकन क्षमता ने उसके सामने मौजूद प्राणी की पहचान कर ली थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेस देन शैडो फैंग, ग्रेटर देन। पंखों वाला काला पैंथर। खतरे का स्तर सी मध्यम। झुंड में शामिल नहीं किया जा सकता। एक ऐसा पैंथर जो अपने शिकार पर घातक हमला करने से पहले पीछे से उसका पीछा करना पसंद करता था। सुंदर होने के साथ साथ भयंकर भी, ये दानव जमीन और आकाश दोनों में एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सिस्टम, मेरे जॉब क्लासेस को अभी अनलॉक करो, विलियम ने आदेश दिया। वह जानता था कि अब अपनी शक्ति को रोकने का समय नहीं था, क्योंकि वह एक ऐसे प्रतिद्वंदी से लड़ रहा था जो उसकी मां एला के वॉर आइबेक्स रूप से भी अधिक शक्तिशाली था। विलियम ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जोखिम नहीं लेना चाहता था। लेस देन नौकरी श्रेणियों का अनावरण ग्रेटर देन सील हटा दी गई है। मेजबान की क्षमताएं सफलतापूर्वक अनलॉक हो गई हैं। अपनी शक्तियों के उजागर होने के बाद विलियम को अपने शरीर में हल्कापन और मजबूती महसूस होने लगी। सिस्टम, मेरी उप श्रेणी को भिक्षु में बदल दो। विलियम ने अपने धनुष को अपनी भंडारण अंगूठी के अंदर रखा और जल्दबाजी में भाग गया। उसने अपनी गति हेवनली फैंटम का उपयोग करते हुए पेड़ों के बीच से टेढ़े मेढ़े रास्ते से भाग निकला। शैडो फैंग ने तिरस्कार भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और अपने शिकार का पीछा करते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहा। जब पैंथर विलियम के पास वाले पेड़ पर कूदने ही वाला था, तभी लड़के ने पूरी ताकत से पेड़ की छाल पर लात मारी, जिससे पेड़ दो हिस्सों में फट गया। अचानक हुए इस बदलाव से पैंथर चौंक गया और उसने उतरने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए। विलियम ने शैडो फैंग की ओर बढ़ने और अपने भिक्षु शस्त्रागार में मौजूद सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता यानी अति प्रभावशाली प्रहार का प्रयोग करने के लिए उस अवसर का लाभ उठाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेस देन जबरदस्त हड़ताल ग्रेटर देन। दिन में एक बार आप अपनी पूरी ताकत से निहत्थे होकर एक जोरदार प्रहार कर सकते हैं। पहुंचाया गया नुकसान आपकी ताकत के गुणक को 20 से गुना करने के बराबर है। नॉकबैक प्रभाव। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विलियम की मुट्ठी पैंथर के पैर से टकराते ही जंगल में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। विलियम के पूरे बल के प्रहार से पैंथर दर्द से कराह उठा और दूर जा गिरा। उसका अगला पैर असामान्य रूप से मुड़ गया था, जिससे यह साबित हो गया कि लड़के ने अपने हमलावर को सफलतापूर्वक अपंग कर दिया था। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। पैंथर ने अपने पंख फड़फड़ाए और कई पंख विलियम की ओर उड़ गए। शैडो फैंग के पंख स्टील जितने सख्त थे और दुश्मन से निपटने के लिए वह उनका इस्तेमाल दूर से वार करने वाले हथियार के रूप में कर सकता था। विलियम ने पंखों से बचने के लिए अपने शरीर को एक अप्राकृतिक कोण पर मोड़ा, जो केवल उसकी लचीलेपन के कारण ही संभव था। हमले से बच निकलने के बाद विलियम भाग गया, क्योंकि यही उसके पास भागने का एकमात्र मौका था। उसे उम्मीद थी कि पंखों वाला पैंथर हार मान लेगा और उसे अकेला छोड़ देगा। अफसोस की बात है कि उसकी प्रार्थना किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि जंगल में प्रतिशोध की गर्जना गूंज उठी। यद्यपि उसका अगला पैर अपंग था, फिर भी शैडो फैंग हवा में उड़कर अपने शरीर को हिला सकता था। जब विलियम जंगल से बाहर निकला, तो शैडो फैंग पहले से ही उसके ऊपर था और उसकी जान लेने के लिए तैयार था। तभी आसमान में एक तेज चीख गूंजी और ब्लिट्स अपने पंजों से हमला करने के लिए तैयार पंखों वाले पैंथर से टकरा गया। शैडो फैंग को विलियम का सिर उसके शरीर से अलग करने की अपनी योजना को छोड़ना पड़ा और उसने उस बाज से भिड़ने के लिए रुख किया जिसने उसके रास्ते में आने की हिम्मत की थी। पैंथर और बाज आमने सामने की लड़ाई में उलझ गए। वे एक दूसरे को पंजे मारते, चोंच मारते, झपट्टा मारते और हवा में काटते रहे। विलियम बस इस तमाशे को देखता रह गया, जिसमें दोनों जानवर एक दूसरे से जी जान से लड़ रहे थे। विलियम के बगल में आकर जॉन बोला, ब्लिट्स, खेलना बंद करो, अपने खाने से मत खेलो। ब्लिट्स ने अनिच्छा से चीखते हुए पैंथर को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। शैडो फैंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उसने अपने सामने मौजूद बाज पर हमला जारी रखा। बाज का शरीर इतना बड़ा हो गया कि वह 2 बसों के बराबर हो गया। उसने अपने नुकीले पंजों से दुश्मन पर वार किया और पैंथर की छाती पर गहरे घाव कर दिए। शैडो फैंग समझ गया कि वह मुसीबत में है और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ब्लिट्स ने उसे भागने का मौका ही नहीं दिया। बाज के पंजों ने पैंथर के शरीर से पंख नोच डाले। दर्द से कराहते हुए शैडो फैंग जमीन पर सिर के बल गिर पड़ा। ब्लिट्स अंतिम प्रहार करने ही वाला था कि तभी एक सीटी की आवाज हवा में गूंज उठी। एक तीर पैंथर के खुले जबड़े की ओर आया और उसके सिर को भेद गया। अपने दुश्मन को अपनी आंखों के सामने मरते देख बाज ने विलियम को घूरते हुए पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? जाहिर है ब्लिट्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसका शिकार कोई और छीन ले। दूसरी ओर विलियम के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव था, क्योंकि उसने उस राक्षस को अंतिम प्रहार किया जिसने कुछ देर पहले लगभग उसकी जान ले ली थी। लेस देन प्राप्त अनुभव 10,000 ग्रेटर देन। अंकल जॉन, तो दुश्मन की चालों का अनुमान लगाना ऐसा होता है, विलियम ने गर्व भरे भाव से कहा। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हुआ। अपने बगल में खड़े उस निर्लज लड़के को देखते हुए जॉन के होठों के कोने फड़क उठे। जो कुछ हुआ उसमें से कौन सा हिस्सा आपकी योजना का हिस्सा था? ब्लिट्स और जॉन यही सवाल उस घमंडी चेहरे वाले लड़के से पूछना चाहते थे जो पैंथर के शव को लालची निगाहों से देख रहा था। एक पल के लिए उसकी निगाहों ने उन्हें जेम्स की याद दिला दी, जब वह डाकुओं के शिविर से खजाना लूटने वाला होता था।
चैप्टर 99। विलियम हमेशा की तरह शिकार कर रहा था, तभी दो हरे रंग के शल्क वाले आर्कियोप्टेरिक्स ने उस पर बाईं और दाईं ओर से हमला कर दिया। जब उनका छुपकर किया गया हमला चूक गया तो दोनों शिकारी पक्षी लड़के के चारों ओर अनियमित चाल से चक्कर लगाने लगे ताकि उसे भ्रमित कर सकें। लाल बालों वाले लड़के ने शांत भाव से अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और डोरी को जितना हो सके खींचा। उसने पीछे से उस पर हमला करने के लिए तैयार आर्कियोप्टेरिक्स की ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय वह एक तरफ हट गया और अपने शरीर को इस तरह मोड़ा कि वह जानवर उसके शरीर के दाहिनी ओर से बिना किसी नुकसान के निकल गया। तभी विलियम ने कमान छोड़ी और तीर आर्कियोप्टेरिक्स की पीठ में जा लगा। जानवर दर्द से चिल्ला उठा, लेकिन उसकी चीखें ज्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि एक और तीर उसके सिर में जा लगा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। इस बार लड़का कोई साधारण तीर नहीं चला रहा था। यह पंखों वाले पैंथर के लोहे के पंखों से बना लोहे का तीर था। उसके हाथ में जो धनुष था वह भी पहले वाले धनुष से अलग था। यह एक विशेष धनुष था जिसे बारबातोस ने उसके लिए तब बनाया था जब वह तीरंदाजी का प्रशिक्षण ले रहा था। उसके पुराने और नए हथियार में इतना अंतर था मानो किसी फ्लिंटलॉक बंदूक की तुलना स्वचालित शॉटगन से की जा रही हो। गोला बारूद और हथियारों की भेदन क्षमता में मीलों का अंतर था। दूसरे आर्कियोप्टेरिक्स ने अपने साथी को मरा हुआ देखकर क्रोध से चीख मारी। उसने अपने पंख तेजी से फड़फड़ाते हुए लड़के की ओर कई तीर चलाए। विलियम ने शांत भाव से इन हमलों से बचते हुए अपने धनुष पर एक और तीर चढ़ाया। लड़के ने धनुष की डोरी खींची और शैतानी मुस्कान के साथ बोला, यह तुम दोनों द्वारा मुझे तंग करने का बदला है। जैसे ही विलियम ने तीर छोड़ा, आर्कियोप्टेरिक्स का भाग्य तय हो गया। तीर सीधा और सटीक लगा, सीधे जानवर के सिर को भेदते हुए उसकी जान ले ली। शिकारी पक्षी आसान निशाना बन गया क्योंकि उसने अपना होश खो दिया था और गुस्से में आकर सीधे लाल बालों वाले लड़के पर हमला कर दिया था। लगता है आज रात भुने हुए पक्षी खाने को मिलेंगे, विलियम ने अपने होठों पर 2 उंगलियां दबाते हुए और सीटी बजाते हुए बुदबुदाया। एक तीखी चीख सुनाई दी और ब्लिट्स ने जमीन से दोनों शवों को उठा लिया। बाज ने एक बार फिर चक्कर लगाया और विलियम उसकी पीठ पर कूद गया। लड़का और बाज दोनों जंगल से निकलकर अपने शिविर में लौट आए जहां जॉन उनका इंतजार कर रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सिर्फ 7 महीने में ही तुम तीरंदाजी के स्वर्ण पदक के शुरुआती चरण तक पहुंच गए, जॉन ने अपनी ठुड्डी को उंगलियों से सहारा देते हुए कहा। मैं वाकई एक अच्छा शिक्षक हूं। जी हाँ, आप एक अच्छे शिक्षक हैं अंकल जॉन। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। अरे, ये तो आश्चर्य की बात है। मुझे लगा था कि आप कहेंगे कि मैं एक अच्छा शिक्षक नहीं हूं, बल्कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। नहीं, विलियम ने सिर हिलाया। मैं कोई जीनियस नहीं हूं। मैं बस सुंदर हूं। अंकल जॉन, अपनी जानकारी सही से जुटा लो। तुम्हारा अहंकार, जॉन ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। फिर भी तुम्हारा प्रशिक्षण मेरे अनुमान से कम समय में ही समाप्त हो गया। क्या इसका कारण तुम्हारा आधा एल्फ होना है? मैंने सुना है कि वे जन्मजात तीरंदाज होते हैं, लेकिन देखकर ही विश्वास होता है। यह एक संभावना है, विलियम ने सहमति जताई। उन्हें इस बात पर भी आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इतने कम समय में धनुष चलाना कितनी आसानी से सीख लिया। ऐसा लगा मानो वे धनुष चलाने के लिए ही पैदा हुए हों। शायद यह मेरे एल्फ वंश के कारण है, विलियम ने सोचा और साथ ही उसने अलाव में कटी हुई लकड़ियां डाली। खैर, हम कल लोंट वापस जा रहे हैं। जॉन ने जिम्हाई ली। अब आपके अगले प्रशिक्षक से मिलने का समय आ गया है। विलियम मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक उसी क्षण उसके दिमाग में एक जानी पहचानी सूचना की आवाज सुनाई दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिंग। लेस देन विशेष मिशन, योद्धा का जन्म 2 पूरा हुआ। ग्रेटर देन। लेस देन पुरस्कार 1000 गॉड पॉइंट्स। ग्रेटर देन। डिंग। लेस देन चेन क्वेस्ट सक्रिय हो गया। ग्रेटर देन। लेस देन विशेष खोज 1 योद्धा का जन्म 3। ग्रेटर देन। लेस देन किसी एक जॉब क्लास के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करे। ग्रेटर देन। लेस देन पुरस्कार 2000 गॉड पॉइंट्स। 2000 गॉड पॉइंट्स। विलियम ने पलकें झपकाई। बढ़ गए। खैर, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। भिक्षु और तीरंदाज का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अर्जित किए गए 2000 गॉड पॉइंट्स को देखकर उस युवक ने आह भरी। गॉड शॉप में सामान बहुत महंगा था और विलियम कुछ भी काम की चीज नहीं खरीद सका। उसने सिस्टम से सुझाव मांगा और सिस्टम ने उसे एक हथियार दिखाया जिसे देखकर वह उत्सुकता से भर आया। हालांकि उसकी कीमत 50,000 गॉड पॉइंट्स थी। उसे पहले मिले 90% छूट वाले कूपन के साथ उसे दुकान से इसे खरीदने के लिए 3000 और गॉड पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। विलियम अब उस हथियार को खरीदने के लिए पर्याप्त गॉड पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए पहले से कहीं अधिक उत्साहित था, जिसे सिस्टम ने उसे सुझाया था। चाचा जी, मुझे कोई सस्पेंस नहीं चाहिए। बस मुझे बता दीजिए कि अगला प्रशिक्षक कौन होगा, विलियम ने विनती की।
चिंता मत करो, तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो, जॉन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम मुझसे 100 बार भी पूछ लो, मैं राज नहीं खोलूंगा। बेहतर होगा कि तुम बस इंतजार करो और देखो कि तुम्हारा अगला प्रशिक्षक कौन होगा। ठीक है। विलियम पीछे हट गया और बस खाना पकाने पर ध्यान देने लगा। उसका अगला प्रशिक्षक कोई भी हो, उसे पूरा भरोसा था कि वह हर चुनौती का सामना कर लेगा। कम से कम उस समय तो उसे यही लगा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सामने खड़ी खूबसूरत महिला को देखते हुए विलियम ने हल्की खांसी की। वह और जॉन अभी अभी लौट पहुंचे ही थे कि सेलिन मुस्कुराते हुए उनके सामने प्रकट हो गई। बड़े दिनों बाद मिले, मालिक। विलियम ने एक ऐसी मनमोहक मुस्कान दी जो बूढ़ी महिलाओं को उसे कुछ अच्छा खाने को देने के लिए काफी थी। जी हाँ, सेलिन ने प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। हमें मिले हुए 2 साल हो गए थे। क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए, स्वामी? मैं तुम्हें लेने यहाँ आया हूँ। मुझे लेने आओगे? विलियम ने हैरानी से अपनी आंखें झपकाईं। अचानक उसके मन में एक भयानक ख्याल आया। मालिक, कहीं ऐसा तो नहीं? तुम्हारे प्रशिक्षण का अगला चरण शुरू होने वाला है। सेलिन ने अपने इकलौते शिष्य के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। चलो, विलियम। सुंदर महिला ने विलियम के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और लड़के को घसीटते हुए ले गई। जॉन केवल उस बेचारे छोटे चरवाहे को हाथ हिलाकर विदा कर सका, जिसने मानो सारी प्रतिरोध क्षमता छोड़ दी थी, और सेलिन को उसे अपने घर ले जाने दिया। मुझे पता था कि 2000 गॉड पॉइंट्स का इनाम सच होने के लिए बहुत अच्छा था, विलियम ने सोचा और आज्ञाकारी रूप से अपनी मालकिन सेलिन के पीछे पीछे उसके घर वापस चला गया। 2 साल से अधिक समय बाद घर में प्रवेश करते ही उस छोटे लड़के का शरीर कांप उठा। सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। यहाँ तक कि तोता बंदर ओलिवर भी अपनी हमेशा वाली जगह पर बैठा था और विलियम को ऐसे घूर रहा था मानो उसे कोई नया दिलचस्प खिलौना मिल गया हो जिससे वह खेल सके। चैप्टर 100। छोटे विल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, सेलिन ने विलियम के चेहरे को सहलाते हुए कहा। मुझे तुम्हारे हाथ का बना खाना भी बहुत याद आया। क्या तुम रात के खाने के लिए कुछ अच्छा बना सकते हो? जरूर, गुरुजी, विलियम ने उत्तर दिया। सेलिन का कोमल हाथ कुछ और सेकंड के लिए उसके चेहरे पर ठहर गया, फिर उसने लड़के के सिर पर थपथपाया। मुझे डिनर का बेसब्री से इंतजार है, सेलिन ने आंख मारते हुए कहा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, नन्हे विल। सेलिन ने बात यही खत्म की और सीढ़ियों की ओर चली गई। विलियम उसे तब तक देखता रहा जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गई, फिर वह तेजी से उस तोते जैसे बंदर की ओर बढ़ा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। दूसरे गुरुजी मुझे डरा रहे हैं, विलियम ने कहा। क्या वह मेरे लिए कोई बुरी योजना बना रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? ओलिवर ने अतिशयोक्तिपूर्ण लहजे में जवाब दिया। तुम जानते हो कि मालकिन तुमसे बहुत प्यार करती है। भला वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा कैसे कर सकती है? रोजाना जहर खाना, श्राप सहना और यातना झेलना भयावह नहीं माना जाता। विलियम तोते जैसे बंदर के चेहरे पर थूकना चाहता था, लेकिन उसे इस समय सहयोगियों की जरूरत थी। जब सेलिन एक बिगड़ी हुई, अमीर युवती की तरह व्यवहार करती थी, तो इसका मतलब था कि वह कुछ ऐसा करने की योजना बना रही थी जो विलियम को डराने के लिए काफी था। दूसरे मालिक, बस सच बता दीजिए, विलियम ने विनती की। क्या मालकिन नाराज है? क्या वह मुझसे गुस्सा है? क्या मुझे उन्हें खुश करने के लिए कोई उपहार ढूंढना चाहिए? खैर, मालकिन चाहे जो भी महसूस कर रही हो, उन्हें उपहार देना उचित ही है क्योंकि तुम उनके शिष्य हो, ओलिवर ने उत्तर दिया। जहां तक उनके नाराज या क्रोधित होने की बात है, मुझे नहीं लगता ऐसा है। खाना बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। शायद मालकिन इतनी प्रसन्न हो जाए कि आज रात कुछ भी न करें। ठीक है, विलियम ने सिर हिलाया। काफी समय हो गया है जब मैंने अपने खाना पकाने के कौशल का इस्तेमाल किया था। मैं मास्टर को अपने खाने का दीवाना बना दूंगा। तुम ऐसा करो, ओलिवर ने सिर हिलाया, और मेरे लिए भी एक अतिरिक्त हिस्सा तैयार कर देना। इसे मुझ पर छोड़ दो, द्वितीय स्वामी। मुझे आपके प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस रात तीनों ने शानदार भोजन किया। विलियम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और सेलिन और ओलिवर उसके द्वारा तैयार किए गए व्यंजनों से काफी संतुष्ट थे। सेलिन ने विलियम से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछा और लड़के ने उसके हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया। ड्वेन तुम्हें वाकई बहुत पसंद करता होगा, तभी तो उसने तुम्हें अपना तीसरा गुरु कहने को कहा है, सेलिन ने विलियम को देखते हुए कहा। तुम्हें पता है, हालांकि वह गंजा साधु शराबी है, लेकिन उसे खुश करना बहुत मुश्किल है। ये सब आपकी बदौलत है, गुरुजी, विलियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपके द्वारा प्रशिक्षण में सिखाई गई अनुशासन और मानसिकता के कारण ही मैं अच्छा प्रदर्शन कर पाया। मेरी इकलौती शिष्या से यही उम्मीद थी, सेलिन ने जवाब दिया। तुमने बिल्कुल सही कहा। सेलिन मेज से उठी और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। उस लड़के को लगा कि वह बाल बच गया है, लेकिन सेलिन रुकी और पीछे मुड़कर उसे देखने लगी।
विलियम, सफाई और बर्तन धोने के बाद नहा लो, सेलिन ने आदेश दिया। अच्छी तरह से रगड़कर नहाना, फिर मेरे कमरे में आना। सुंदर महिला ने सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले विलियम को आंख मारी। लाल बालों वाला लड़का उस सुंदर महिला की दूर जाती हुई आकृति को स्तब्ध भाव से देखता रहा। क्या वो चाहती है कि मैं नहा लूं और बाद में उनके कमरे में जाऊं? विलियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये उन खास मौकों में से एक है जहां नायक अपने गुरु की बदौलत वयस्कता की सीढ़ियां चढ़ पाता है? क्या कूचुलेन ने भी ऐसा ही अनुभव किया था जब उन्होंने स्कैथर को अपना गुरु बनाया था? नोट: कूचुलेन आयरिश साहित्य में एक महान नायक और पौराणिक हस्ती है। यही बात उनकी शिक्षिका स्कैथर के बारे में भी कही जा सकती है, जो छाया के किले में रहने वाली एक महान मार्शल आर्ट शिक्षिका के रूप में जानी जाती थी। विलियम का मन कहीं और भटक रहा था और वह पूरी तरह भूल गया था कि इस समय उसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। हालांकि उसका दिमाग एक किशोर जैसा था, लेकिन उसका शरीर अभी भी एक बच्चे जैसा था। ओलिवर, जो उस लड़के को देख रहा था, समझदारी से मुस्कुराया। वह पहले से ही जानता था कि विलियम की मानसिक उम्र उसकी शारीरिक उम्र से मेल नहीं खाती, इसलिए उस छोटे लड़के की प्रतिक्रिया देखकर उसे काफी मजा आया। जल्दी करो बच्चे, ओलिवर ने आग में घी डालने का फैसला किया। अच्छी तरह से सफाई कर लो, मालकिन को इंतजार मत करवाओ। हाँ, मैं अच्छे से साफ कर लूंगा। विलियम ने जल्दी से मेज पोंछी और बर्तन धोने चला गया। उसकी मानसिक स्थिति इस समय उथल पुथल भरी थी, क्योंकि वह अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विलियम ने अपने बेतहाशा धड़कते दिल को शांत करने के लिए कुएं के ठंडे पानी से स्नान किया। अपने शरीर के हर कोने को अच्छी तरह से साफ करने के बाद उसने नहाने के तौलिए से खुद को सुखाने से पहले एक बार फिर उसे धोया। फिर उसने अपने भंडार में से सबसे साफ नाइट शर्ट निकाली और अपने बालों को अच्छे से कंघी किया। और हाँ, उसने अपने दांतों को ब्रश करना नहीं भूला, एक बार नहीं बल्कि 3 बार। 1 घंटे बाद वह आखिरकार अपने मालिक के दरवाजे के सामने खड़ा था। विलियम ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दरवाजा खटखटाने से पहले गहरी सांसें ली। अंदर आ जाओ। कमरे के अंदर से एक कोमल और मधुर आवाज आई। जब विलियम ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सेलिन काले रंग की 1 पीस नाइट ड्रेस पहने बिस्तर पर लेटी हुई है। अंदर जाते ही उस लड़के ने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद वह वहीं अवाक खड़ा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तुम वहां क्यों खड़ी हो? सेलिन ने चिढ़ाते हुए लहजे में पूछा। उस खूबसूरत महिला ने बिस्तर के किनारे को थपथपाते हुए इशारा किया, इधर आओ। जी मालिक, विलियम ने यांत्रिक चाल से अकड़कर बिस्तर की ओर बढ़ते हुए उत्तर दिया। विलियम सेलिन की ओर पीठ करके बिस्तर पर बैठा था। उत्तेजना के कारण उसका चेहरा पहले से ही चुकंदर की तरह लाल हो चुका था। डरो मत, सेलिन ने धीरे से विलियम को बिस्तर पर लिटाते हुए कहा। शुरू में थोड़ा दर्द होगा, लेकिन फिर तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। मास्टर, यह मेरा पहला अनुभव है, विलियम हकलाते हुए बोला। कृपया नरमी बरतें। सेलिन खिलखिला उठी। उसकी हंसी घंटियों की झनकार जैसी थी, जिससे विलियम का दिल कांप उठा। मैं ये वादा तो नहीं कर सकती कि मैं नरमी से पेश आऊंगी, सेलिन ने अपने कोमल हाथों से विलियम के चेहरे के एक तरफ को थामते हुए कहा। लेकिन मैं आपको एक बात का वादा कर सकती हूँ, यह एक ऐसी रात होगी जिसे आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। सेलिन ने अपना सिर इतना झुकाया कि उसका माथा विलियम के माथे के बिल्कुल करीब आ गया। फूलों की एक मनमोहक खुशबू ने लड़के की इंद्रियों को झकझोर दिया, जिससे उसका पहले से ही लाल चेहरा और भी लाल हो गया। विलियम, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? सेलिन ने पूछा। उसके होंठ उसके होंठों से महज 2 इंच दूर थे। नहीं, ऐसा नहीं है, विलियम ने उत्तर दिया। लेकिन इस बार मैं आप पर भरोसा करना चुनूंगा, स्वामी जी। बहुत अच्छा, अब अपनी आंखें बंद करो, सेलिन ने धीरे से कहा। उसने विलियम के पहले के जवाब को नजरअंदाज करना चुना। बस आराम करो और मुझे पहल करने दो। इस भावना में खुद को पूरी तरह से डुबो दो जब तक कि हम दोनों एक न हो जाएं। जी, मैं स्वयं को गुरुजी के समक्ष समर्पित कर दूंगी और उन्हें नेतृत्व करने दूंगी। अच्छा लड़का। विलियम ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर को शिथिल कर लिया। हालांकि उसने अपने होंठ सिकोड़ रखे और सेलिन की अगली चाल का इंतजार करने लगा। उस खूबसूरत महिला ने उसके चेहरे के भाव देखे और लगभग हंस पड़ी। उसने शांत भाव से अपनी 2 पतली उंगलियों से लड़के के होठों को ढक लिया और अपना माथा उसके माथे से सटा दिया। सिंक्रोनाइजेशन, सेलिन ने बुदबुदाया। विलियम बेहोश होते होते अपने शरीर में कंपन महसूस करने लगा। हालांकि होश खोने से ठीक पहले आखिरी क्षण में उसने अपने होठों पर किसी नर्म और गर्म चीज का स्पर्श महसूस किया। अंधेरे में डूबने से पहले विलियम को बस यही आखिरी बात याद थी।